हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल फिजिक्स इन माय व्यू। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था कि आईआईटी जैम क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी और हम उसे किसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हमने उसमें डिस्कस करा था कि ट्रू वेक्टर और सूडो वेक्टर क्या होते हैं। और फिर हम आज जो डिस्कस करेंगे वो आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को, क्योंकि सिलेबस बाकायदा चल रही है। तो आज हमारी बुक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की रेफरेंस बुक मैंने आपको बताई थी। आपको डेविड जे ग्रिफिथ लेनी है, डेविड जे ग्रिफिथ। और ये अगर हम बाकायदा जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ उसी तरह से ये लेक्चर चलते रहे तो 15 तारीख तक, मतलब 15 डेट हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आज हमारा लेक्चर क्या कह रहे हैं? आज हमारा लेक्चर है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अलावा हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। प्लस उसके बाद पढ़ेंगे हम स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और कुछ न्यूमेरिकल। तो ये आज का हमारा कंटेंट है और इसी को लेकर हम ब्रीफली बहुत ही अच्छी तरह से इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, इसकी नीड क्यों पड़ी। फिर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल को डिस्कस करेंगे इसकी कि इस ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे वेरी करते हैं। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अलग अलग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल के फॉर्मूले क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो स्पेस की डाइवर्सिटी को शो करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि कोई ये 1D वायर है और 1D वायर में कोई कीड़ा जो है ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। तो 1D वायर के ऊपर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, मतलब उसकी एक 1D मोशन है। तो 1D मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप जनरल सिंगल कोऑर्डिनेट एक्स लेंगे और इसका डिफरेंशियल अगर लेंगे, डिफरेंशियल डेरिवेटिव dx और dt, तो उसकी वेलोसिटी को डिफाइन कर देगा और इसका डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, उससे फोर्स और पूरी डायनामिक्स को हम सिंगल वेरिएबल के द्वारा समझा सकते हैं। लेकिन इसी जगह अगर कोई कीड़ा जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में, या मान लो कोई आपका टब है, टब को उल्टा करके रख दिया जाए तो उस पर कोई कीड़ा चल रहा हो, तो वहां पर क्या है कि जब वो कीड़ा चलेगा तो आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तो वेरी करेंगे, साथ ही साथ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी एंगुलर लोकेशन है, वो एंगुलर लोकेशन भी चेंज हो रही है। तो इस प्रकार के टिपिकल मोशन को अगर हम कार्टेशियन स्पेस के द्वारा समझाने की कोशिश करें तो वहां पर हम ऐसा नहीं कि समझा नहीं पाएंगे, वहां पर समझा तो सकते हैं पर वो ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, पेपर ज़्यादा भर जाएंगे और कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें सिलेंड्रिकल सरफेस में कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू कर रहा हो और हेलिकली वो घूम रहा हो, सर्कल में भी चल रहा है और ऊपर भी चल रहा हो, सर्कल में चल रहा हो और ऊपर भी चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अगर उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पैरामीटर के द्वारा समझाएंगे तो वहाँ बहुत ही दिक्कत होगी। तो प्रॉब्लम को ईजी करने के लिए टाइम टू टाइम नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को इजाद किया गया और अभी तक हमारे पास 2-3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यही चीज हम समझेंगे। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, दूसरा होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा वाई और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे कहते हैं आर फाई जेड। ये इन सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम का निर्माण, बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, कैसे पैरामीटर वेरी करते हैं, लिमिट क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको बताया अभी, कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं आपके 3 टाइप के। सबसे पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम जो माना जाता है वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। जिस समय पहले कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं थे वहाँ पे जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था और आपने 9th 10th में 10th में 12th में ये पढ़ा होगा। इसका सिंबल मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और नंबर 2 स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा आता है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिक पैरामीटर जो है वो एक्स वाई जेड है। इसका मतलब अगर इसके द्वारा आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो वहाँ सब जगह आपको एक्स वाई जेड दिखाई देगा। ऐसे स्फेरिकल पोलर सिस्टम में आर थीटा फाई होता है और सिलेंड्रिकल सिस्टम में आर फाई जेड दिखता है।
ये जो है ये बेसिक एलिमेंट माने जाते हैं इस किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाने में या उसके निर्माण में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो 12th से पहले 10th में 12th तक आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, क्योंकि 12th तक स्टैंडर्ड में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लोअर लेवल की होती है, उनको हम जनरली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये देखा होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि आपने ये देखा होगा कि एक 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस तरीके से होती हैं 3 एक्सिस होती हैं ऐसे। इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस और इसे कहते हैं जेड एक्सिस। इसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के इस सिस्टम को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में लेंथ एलिमेंट जो होगा उसे मानते हैं DLX, ऐसी वाई एक्सिस मानते हैं, यहाँ मानेंगे DLY और यहाँ मानते हैं DLZ। इन्हें कहते हैं लेंथ एलिमेंट कहा जाता है। मान लो कोई पार्टिकल इस पॉइंट P पर है जहाँ उसकी जो कोऑर्डिनेट है, लोकेशन कोऑर्डिनेट, वो x, y, z है। तो डेफिनेटली अगर उसको हम पोजीशन वेक्टर लिखें तो बैठेगा, पोजीशन वेक्टर बैठेगा इसका वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। ठीक, तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव लूँ तो कितना बचेगा, dxi प्लस dyj प्लस dz। तो ये उसका बैठ के डिफरेंशियल डेरिवेटिव। ठीक, अच्छा अगर डिफरेंशियल डेरिवेटिव को मैं लेंथ एलिमेंट कह दूँ तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर डिफरेंशियल डेरिवेटिव को मैं लेंथ एलिमेंट कहूँ तो dl वेक्टर मिलेगा आपको dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz कैप। ये आपको लेंथ एलिमेंट मिलेगा, जो कि साफ साफ बता रहा हूँ कि एक्स लेंथ जो एक्स कंपोनेंट है लेंथ एलिमेंट का, या कह सकते हैं dlx जो है वो है dxi कैप है, और dly क्या है वो है dyj कैप है, और dlz क्या है वो है dz कैप है। ठीक, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि आई जे कैप क्या है। आई कैप है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, जे कैप है आपका वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, और के कैप है आपका जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। कई बार जब डायमेंशन इंक्रीज होती है तो वहाँ पर हम यूनिट वेक्टर को उसके अकॉर्डिंग चेंज करने लग जाते हैं, जैसा वेक्टर स्पेस में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो वहाँ पर क्या करना है हमें कि आई कैप और जे कैप और के कैप का सिंबल भी चेंज हो जाएगा। आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग होता है तो हम एक्स कैप भी लिख सकते हैं, जे कैप को हम वाई कैप भी लिख सकते हैं, और के कैप को हम जेड कैप भी लिख सकते हैं। तो ये अभी यूनिट वेक्टर के सिंबल ही होते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड कैप। तो इनको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि अगर हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हुआ, तो ये एक्स कैप है मान लो, ये वाई कैप है और ये जेड कैप है। अगर कभी कभी आपको एक्स कैप क्रॉस वाई कैप देखने को मिले, आपको जेड कैप लिखना है। अगर आपको कभी वाई कैप क्रॉस जेड कैप देखने को मिले तो आपको एक्स कैप लिखना है। अगर आपको कभी जेड कैप क्रॉस एक्स कैप देखने को मिले तो आपको वाई कैप लिखना है। ये इस तरीके से करना है, एक्स की वाई से मल्टीप्लाई करी तो बना जेड, वाई की जेड से करी तो बना एक्स, और जेड की एक्स से करी तो बना वाई, जेड की एक्स से करी, जेड की एक्स से करी तो बना वाई, जेड की एक्स से करी तो बना वाई, जेड की एक्स से करी तो बना वाई, ऐसे करना है। तो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम था। तो हमें पता चला कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरली एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, और वो हल्का वाला जो हमने पढ़ा है बचपन में मैथमेटिक्स, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही होता है। तो लेंथ एलिमेंट हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं एरिया एलिमेंट क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एरिया एलिमेंट क्या होगा, एरिया जैसा कि क्लियर है 2 डायमेंशन होता है, तो हमें दो डायमेंशन को एक साथ लेके चलनी है। यहाँ पर 3 डायमेंशन है तो दो क्या ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, वाई जेड ले सकते हैं, जेड एक्स ले सकते हैं। तो दो डायमेंशन को लेकर हम एरिया एलिमेंट बना सकते हैं। एलिमेंटल लेंथ की दो एलिमेंटल लेंथ यही तो है, इसे कहते हैं लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट के दो पैरामीटर को, जो एलिमेंट लेंथ है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया एलिमेंट। तो एरिया एलिमेंट मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, कैसे लिखते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया एलिमेंट कैसे लिखते हैं, तो ये हो गया एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों की गुणा कर लो, dx dy, और dy dz की गुणा कर लो, और dz dx को मल्टीप्लाई कर लो। इन सबको एरिया एलिमेंट कहा जाता है। और याद रखेंगे एरिया कैसा वेक्टर है, एरिया एक सूडो वेक्टर, मैंने आपको बताया था। सूडो वेक्टर में क्या होगा, सूडो वेक्टर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो करेगा, और वो क्योंकि वो वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन डेफिनेटली होगी। तो मैं आपको बता दूं एरिया की डायरेक्शन क्या होती है। एरिया की डायरेक्शन होती है उसके सरफेस के, उसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। अगर ये एरिया है तो उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर परपेंडिकुलर,
अगर इसे कहा जाएगा डी ए तो डायरेक्शन होगी इसकी ऊपर की तरफ एन कैप, या इसे क्या कह सकते हैं ए कैप। तो वैसे ये है एरिया की डायरेक्शन है ये, ठीक है। हाँ वैसे अगर मैं बात करूँ जो कि एरिया की डायरेक्शन, वैसे अगर मैं बात करूँ ये जो मैंने एरिया बताई इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मेरा भाई एक्स और वाई में लिख रहा हूँ तो ये है एक्स वाई प्लेन। क्या बन गया ये बन गया एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन का है ये एक्स और वाई। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है, आप देखें ध्यान से, अगर ये एक्स वाई प्लेन है, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो डायरेक्शन कहाँ होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या है, के कैप। के कैप क्या कह सकते हैं, जेड डायरेक्शन में जेड कैप, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं जेड कैप। ऐसी वाई जेड प्लेन है तो कहाँ है वाई जेड प्लेन, वाई जेड। तो ये वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, परपेंडिकुलर कहाँ है, इस तरफ एक्स की डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन क्या होगी, हो गया एक्स कैप, एक्स कैप। तो मतलब जो पैरामीटर नहीं है उसका कैप आएगा, एक्स वाई जेड कैप, वाई जेड एक्स कैप। यहाँ जेड एक्स हो गया तो यहाँ आएगा वाई कैप। और इसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा जाएगा, ये है डी एस जेड सरफेस वेक्टर, तो ये है डी एस एक्स सरफेस वेक्टर, और वैसे ये है डी एस वाई सरफेस वेक्टर। तो ये आपके सरफेस एलिमेंट थे, ये भी हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। लेंथ एलिमेंट क्या होते हैं, सरफेस एलिमेंट, एरिया एलिमेंट क्या होते हैं, और हम बात करेंगे वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखा जाता है। तो वॉल्यूम में सबको पता ही है, वॉल्यूम में सूडो स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको जनरली क्या करना है, बस लिख देना है वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा होता है, जनरल वॉल्यूम होता है। तो मैं लिख रहा हूँ डी बराबर लेंथ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें कोई दिशा विशा का कोई बड़ा रोल नहीं होता। हाँ अगर आप वेक्टर कैलकुलस को लेके चलें तो वॉल्यूम को आप पैरेलल पार्ट का वॉल्यूम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर वी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। तो इसका ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि सूडो स्केलर क्वांटिटी है ना। थोड़ा यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ सूडो स्केलर क्या होता है, इसे मिटा देते हैं। सूडो स्केलर नई क्वांटिटी है तो हम दूसरे पैन मार्कर से करते हैं। सूडो स्केलर किसे कहते हैं, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करा था सूडो वेक्टर और ट्रू वेक्टर। तो अभी बात करने जा रहे हैं हम सूडो स्केलर में से क्या है। तो सूडो स्केलर होता क्या है, सूडो स्केलर सूडो स्केलर वे स्केलर होते हैं, सूडो स्केलर वे स्केलर होते हैं। ये स्केलर है जिस पर पैरिटी ऑपरेटर अगर अप्लाई कर दो तो वहां पर आपको नेगेटिव वही फंक्शन आपको वो मिलना चाहिए, स्केलर मिलना चाहिए। अगर किसी सूडो स्केलर क्या होता है, वो स्केलर जिन पर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करने पर उनका साइन चेंज हो जाता है। सूडो स्केलर क्या होते हैं, वो स्केलर जिन पर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करने पर उनका साइन चेंज हो जाता है, उन्हें सूडो स्केलर कहा जाता है। तो हमें जितना पता वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है वो एक स्केलर है, तो हमें पता था। बात करते हैं क्या ये सूडो स्केलर है, तो हम पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ठीक है। पैरिटी का जनरल मीन क्या होता है, पैरिटी का मीन होता है स्पेस कोऑर्डिनेट का चेंज कर देना, डायरेक्ट इन्वर्स कर देना, पॉजिटिव डायरेक्शन से तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने को कहते हैं पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए से मैंने माइनस ए करा, बी की जगह माइनस डी करूंगा, सी की जगह माइनस सी करूंगा, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो वी की जगह माइनस वी हो जाएगा, और साइन चेंज हो रहा है इसका मतलब वो सूडो स्केलर है। इसकी बेसिक डेफिनेशन तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम एक सूडो स्केलर है और एरिया एक सूडो वेक्टर है, ये तो पता ही होना चाहिए नॉर्मल। तो हमें क्या करना है, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए क्या पता होना चाहिए, हमें उसका बेसिक एलिमेंट पता होना चाहिए कि बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट क्या है, एक्स वाई जेड कैप के बारे में पता होना चाहिए, और लेंथ एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, सरफेस एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, और वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। दैट्स इनफ फॉर द कैलकुलेशन इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पढ़ने के लिए वो मिनिमम चीज़ है, उससे ज़्यादा हमें नहीं पता होना चाहिए, मतलब ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा की। तो अब बात करते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की, इसका नाम है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो बहुत ही टिपिकल है और आप पूरे ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो बात करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की कि क्या है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ठीक है। नंबर 2 का कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, नंबर 2 का कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्फेरिकल पोलर, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिल्ड है इसका एलिमेंटल पैरामीटर क्या है, आर थीटा फाई, आर थीटा फाई। मतलब ये आर थीटा फाई के द्वारा हम एक स्फेरिकल स्पेस का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको टब का एग्जांपल दिया था, अगर किसी पार्टिकल की मोशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक स्फेरिकल सिमेट्री में है तो उसको एक्स वाई जेड पैरामीटर के द्वारा सोल्व करने में काफ़ी समय लगता है, बहुत टिपिकल भी होता है। तो वहाँ नया कोऑर्डिनेट सिस्टम इजाद किया गया जिसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है, और ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम आप अभी महसूस कर लेंगे थोड़ी देर में। और इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होता है आर थीटा फाई, ठीक है।
कार्टेशियन तो बहुत ईजी था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम स्पेस का निर्माण करते हैं, क्योंकि स्पेस का निर्माण करेंगे तभी हम एक स्पेस को से दूसरे स्पेस को रिलेट कर पाएंगे और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को जन्म दे पाएंगे। तो मान लीजिए मेरे पास ये जीरो ये पॉइंट है, तो पॉइंट को कहा जाता है डायमेंशनलेस। ये कहता है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ये कहते हैं 0D। इस पॉइंट को अगर मैं नीचे खींचूं ऐसे करके तो बनेगी लाइन, इसे कहते हैं 1D। इस लाइन को मैं इधर खींचता तो बनेगा एक एरिया, इसे कहते हैं 2D। इस एरिया को मैं आगे की तरफ खींचता तो बनेगा वॉल्यूम, इसे कहते हैं 3D। तो हमने देखा कि हमें किसी एक डायमेंशन को अगर हम खिसकाएं किसी विशेष दिशा की ओर तो उसमें क्या होता है, एक डायमेंशन और इंक्रीज होने लगती है। डायमेंशन लेस को खिसकाया तो 1D बना, 1D को खिसकाया तो 2D बना, 2D को खिसकाया 3D बना। आप समझ रहे होंगे ना, पॉइंट को खिसकाया, पॉइंट था 0 डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होती पॉइंट की, और पॉइंट को नीचे खिसकाया तो 1D बना, 1D को उधर खिसकाया इधर खिसकाया तो एरिया बना, और एरिया को आगे खिसकाया तो वॉल्यूम बना। इसका मतलब क्या होता है, किसी को चीज को खिसकाने पर डायमेंशन इंक्रीज हो सकती है। तो अब बात करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं r थीटा फाई से कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को 0 डायमेंशन पर है, इसको मैं ऊपर खिसका रहा हूँ, इसको मैंने ऊपर खिसकाया, ये आपका बन गया, यहाँ से यहाँ तक आगे एक लाइन बन गई, जिसे मैं कह रहा हूँ इसकी लेंथ जो है वो r है। कितनी है, r। तो 0 से r तक इसकी लेंथ है, 0 से r तक ये लेंथ है इसकी। जो लेंथ की रेडियस की लिमिट है वो r आप ले सकते हैं, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, r की लिमिट जो है सबसे ज़्यादा ऐसे होगी 0 से लेकर कैपिटल r तक, कैपिटल r तक। और आप बहुत दूर तक भी ले सकते हैं, यहाँ पे इंफिनिटी भी ले सकते हैं, कैपिटल r की जगह इंफिनिटी, ठीक है। तो 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, हमें इसे इस पॉइंट के अबाउट घुमाना है ऐसे। तो इस पॉइंट के अबाउट घुमाएंगे तो क्या होगा, देखो इस पॉइंट के अबाउट जब घुमाएंगे तो आपको मिलेगा इस तरीके का, फिर इसको ऐसे घुमाना है इधर की तरफ। तो ये कितना एंगल, इस एंगल को कहते हैं थीटा। जो आप वर्टिकली घुमाते हैं उस एंगल को कहते हैं थीटा, ठीक है। तो आपको थीटा एंगल घुमाना है, तो आपके पास बन जाएगा एक सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल बन गया है 2D स्पेस। मैंने आपको बताया था 0D से खिसकाया 1D बना, 1D को घुमाया रोटेट करा, जैसे भी घुमाया तो आप 2D स्पेस मिलता है, तो ये पास बन गया 2D। लेकिन आप देखो कि मैंने कितना घुमाया है, थीटा को मैंने अपने इनिशियल स्टेज से ये पाई घुमाया है, इसे कहते हैं 180 डिग्री। तो ये होंगे थीटा की लिमिट हो गई थीटा सच दैट ऐसा है कि वो 0 से लेकर पाई तक जाता है, ठीक। अब बात करते हैं इससे स्फीयर कैसे बनेगा। तो इससे स्फीयर ऐसे बनेगा कि भाई इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बेस पर बनाएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर रखो इस फ्रेम को। तो ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन थी, और ये आपकी वाई डायरेक्शन थी, और ये आपकी जेड डायरेक्शन थी। अब मैंने कह रहा हूँ कि इस जो सरफेस आपके पास बना है, सेमी सर्कल जो बना है, इस सेमी सर्कल को इस दिशा में ये मेरी तरफ आपको फाई घुमाना है ऐसे। जब ऐसे करके आप फाई घुमाएंगे, पूरा घुमा देना ऐसे करके फाई, तो जब पूरा घूमेगा तो भाई ये बन जाएगा, ऐसे घूम के सर्कल बन जाएगा ऐसे। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना पर होप आप समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से सर्कल बन जाएगा। तो ये जो है ये फाई एंगल है, फाई एंगल। तो फाई एंगल की लिमिट कितनी होगी, फाई एंगल की लिमिट होगी 0 to, पूरा घुमा रहे हैं सर्कल स्फीयर बनाने के लिए, तो 0 से 2 पाई तक जाएगी, 0 से 2 पाई तक जाएगी। हम आगे भी इसे डिस्कस करेंगे, फिर मैं एक बार अच्छे से बना दे रहा हूँ। पहले हमने क्या करा, एक पॉइंट से यहाँ तक खिसकाया, उसके बाद हमने क्या करा, इसे रोटेट करा कितने एंगल पर, 2 पाई एंगल पर इसे रोटेट करा। तो ये बना देते हैं 2 पाई, और पाई एंगल पर रोटेट करा, थीटा की लिमिट 0 to पाई हो गई। अब इसे घुमाना इधर की तरफ, तो इसे इधर की तरफ घुमाएंगे तो आपका बनेगा ये वेट। तो ये बन गया आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, ये पूरे स्फीयर का निर्माण कर लेगा इस तरीके से। कोई बात नहीं, स्फीयर तो स्फीयर जैसा, पूरा उस रेडियस में नहीं बन पाएगा, रैंडमली तो अचानक तो बन जाता है। हमें नॉर्मली क्या देखना है यहाँ पे, हमें सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि थीटा की लिमिट क्या होनी चाहिए, थीटा की लिमिट होनी चाहिए यहाँ से 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। थीटा की लिमिट होगी 0 से पाई तक, और पाई की लिमिट जो है ऐसे एंगल है, एजीमुथल एंगल ऐसे, उसे लेना है 0 से 2 पाई तक। ये तो आप बना सकते हैं पूरा स्फीयर, फुल्ली स्फीयर, फुल्ली स्फीयर। तो पूरे स्फीयर के लिए ये करना पड़ेगा। अगर आपको हेमी स्फीयर बनाना है, हेमी स्फीयर, तो हेमी स्फीयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। आर की लिमिट तो आप भैया 0 से इनफाइनाइटी रखो,
और जी थीटा की लिमिट आप सोचो जरा कहाँ तक रखनी पड़ेगी, तो हेमिस्फीयर के लिए थीटा की लिमिट रखनी पड़ेगी हमें ऐसे, मान लो थीटा तुमने घुमाया यहाँ तक, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक थीटा की लिमिट रखनी है हमें 0 से π/2 तक, और फिर उसे घुमा देना है ऐसे। तो 0 से π/2 के बाद हम उसे घुमाएंगे तो ये घूमेगा ऐसे और आपका बन जाएगा ये हेमिस्फीयर। आपके ऐसे हेमिस्फीयर का निर्माण हो जाएगा। तो पाई की लिमिट आपको पूरी चाहिए ऐसे ही 0 से 2π तक। तो अगर आपको हेमिस्फीयर कंस्ट्रक्ट करना है तो हेमिस्फीयर के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको करना पड़ेगा आर की लिमिट 0 से इनफाइनाइट तक लेनी है, थीटा की लिमिट 0 से π/2 तक लेनी है और पाई की लिमिट 0 से 2π तक लेनी है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। तो हमने ये पढ़ा कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिक एलिमेंट r, थीटा, फाई होते हैं, जिनकी लिमिट अगर ये हो तो वो पूरे स्फीयर का निर्माण करते हैं और ये हो तो वो हेमिस्फीयर का निर्माण करते हैं। और याद रखेंगे थीटा एंगल ऊपर से नीचे की तरफ है और पाई एंगल ऐसे रोटेट करता हुआ आपकी तरफ जाते हुए ऐसे रोटेट करता हुआ। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें लेंथ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये भी देखेंगे हम कि अगर ये कार्टेशियन सिस्टम पर बेस्ड है, उसको मतलब उसको बेसिक मानते हुए हम इसे बना रहे हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है। तो हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले एक स्फीयर बनाना है। स्फीयर बेकार नहीं बनता, ऐसा है वो रैंडमली बन गया था, देखो अपने का, ठीक है ना। अच्छा हाँ, तो ये आपका एक स्फीयर है और ये आपका कौन सा एक्सिस है, इसे मानते हैं हम लोग, इसे मान लीजिए एक्स एक्सिस। थोड़ा और बड़ा स्फीयर बना दो ताकि क्लियर हो जाए कौन कौन से कोऑर्डिनेट किस तरह वैरी कर रहे हैं। ये आपका स्फीयर हो गया। इस स्फीयर में ये सेंटर मान लिया और इधर की तरफ मान लिया एक्स एक्सिस, इधर की तरफ मान लिया कौन सा एक्सिस है, इसे मान लिया आपने वाई एक्सिस और ऊपर की तरफ मान लिया जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया। अब मान लो ये मैं कह रहा हूँ ये इसका ओरिजिन है और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कैपिटल आर कह रहा हूँ और फिर मैं ये भी बोल रहा हूँ भाई ये डिस्टेंस भी कैपिटल आर ही है, तो दोनों डिस्टेंस को अगर मैं कैपिटल आर बता रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरा वाला जो डिस्टेंस है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में। आप बात को समझने की कोशिश करें, डायग्राम तो ऐसे भागेंगे वैसे सही बनाए इस पर। हाँ, तो ये अगर ये डिस्टेंस आर है और इस डिस्टेंस को मैं आर कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट जो है ये सरफेस स्फीयर के सरफेस पर ही है और ये पॉइंट 3D में है। तो 3D वाले जो वेक्टर है, 3D वाला जो वेक्टर आर है, हम इसका प्रोजेक्शन देखेंगे, हम इसके कंपोनेंट देखेंगे कहाँ कहाँ टूटेंगे। ठीक है, तो इसको नहीं देखना, हमें देखना है 3D वाले आर के कंपोनेंट, ताकि हम रिलेट कर पाए उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कंपोनेंट टूटते कहते हैं। जनरली अगर कोई वेक्टर ऐसे हो v तो इसके कंपोनेंट इधर होंगे v cos थीटा और उधर की तरफ होंगे v sin थीटा। ये होता है कंपोनेंट तोड़ने का तरीका। और जहाँ याद ना रहे तो जहाँ ये कोण है, कोण तो उधर की तरफ आता है कोस, कोण की तरफ कोस आता है। ये आपका तरीका होगा कंपोनेंट तोड़ने का। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर इसके कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे। स्फीयर को एक बार और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, अगर और अच्छा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम जितना अच्छा होगा उतना अच्छे समझ में आएगा। तो एक स्फीयर बनाते हैं और स्फीयर का सेंटर ये ले लिया, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस और इसे कहते हैं जेड एक्सिस। तो यहाँ पर मैंने एक 3 डायमेंशनल रेडियस ले ली। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट 2 हो सकते हैं। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करें वो हो सकता है v cos थीटा और v sin थीटा। और बहुत शानदार बात ये है कि उसके जो 2 कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट एक ऐसा प्लेन का निर्माण करते हैं जिसमें वो वेक्टर खुद लाई करता है। ये कंपोनेंट तोड़ने का तरीका होता है। मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का बेसिक फंडामेंटल यही है, रूल यही है कि अगर आपको तोड़ना है, इसके टुकड़े तोड़ने हैं कंपोनेंट, तो आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट तोड़ना होगा। और x कंपोनेंट y कंपोनेंट को ऐसे तोड़ना है कि जो वेक्टर है उस प्लेन में लाई करे जो प्लेन इन दोनों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो अगर ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो इसके 2 कंपोनेंट टूटेंगे आर के। एक तो ऊपर वाला एंगल ऊपर से कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं नीचे की तरफ। ये बिल्कुल जब मैंने आपको बताया था स्फीयर का निर्माण कैसे होता है, स्फीयर बनता कैसे है। तो ये थीटा हो गया,
तो नीचे की तरफ थीटा है ऑफकोर्स। अब ये थीटा है तो जहाँ कोण होता है वहाँ कोस आता है, तो इसका एक कॉम्पोनेंट तो इधर जाएगा, इसे कहते हैं कोस थीटा। ऐसे जहाँ तक होगी आर कोस थीटा हो गया, आर कोस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट नीचे जाएगा। तो सवाल ये आता है क्या ये कॉम्पोनेंट जो नीचे जाएगा वो एक्स एक्सिस पर आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो एक्स एक्सिस पर आएगा तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस पर बनने वाले इसके कंपोनेंट एक ऐसे प्लेन का निर्माण करेंगे जिसमें वेक्टर आर खुद लाई नहीं करेगा। आप महसूस करके देखें, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वेक्टर आर 3D में है, इसका एक कंपोनेंट जाता है जेड एक्सिस पे, एक कंपोनेंट जाता है एक्स एक्सिस पे, तो प्लेन बनेगा वो एक्स जेड प्लेन, वहाँ पे वेक्टर आर है नहीं, वो तो 3D में। तो करना क्या पड़ेगा आपको, इसका जो एक कंपोनेंट आर कोस थीटा वो जाएगा वाई एक्स जेड एक्सिस में, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन में, ऐसे। ये है इसका दूसरा कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट जो है ये यहाँ जाएगा, इसे कहते हैं आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा जो है वो एक्स वाई प्लेन में जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं हम इधर की तरफ रोटेट करने वाला एंगल जो था उसे कहते हैं हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई फाई कितना होता है? फाई की लिमिट होती है 0 से 2 पर। लिमिट आपको बिल्कुल क्लियर याद होनी चाहिए, जिससे लिमिट याद नहीं वो फिर कुछ नहीं हो सकता। आर की लिमिट 0 से इनफाइनाइट होती है, थीटा की लिमिट 0 से पाई हो सकती है, और थीटा और फाई की लिमिट जो होती है 0 से 2 पाई होती है। तो ये फाई है ना। अब लॉजिक क्या देखना है हमें, मैंने आपको बताया था जहाँ कोण आता है वहाँ कोस आता है। तो अब इसको वेक्टर मानते हुए आप इसके कंपोनेंट जोड़ेंगे, फिर समझेंगे ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया कि आपको जनरल रेडियस लेना है, और रेडियस के दो कंपोनेंट ब्रेक करने हैं। एक कंपोनेंट होगा आर कोस थीटा जो होगा जेड एक्सिस के अलोंग, दूसरा कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा जो होगा एक्स वाई प्लेन में। और मजे की बात ये जो कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन में आएगा वो भी किसी एंगुलर ओरिएंटेशन के अलोंग अपने कंपोनेंट ब्रेक हो सकता है, जैसे कि यहाँ देखने को मिल रहा है। आर साइन थीटा भी अब नए टुकड़ों में टूट सकता है, तो बाकी चीजों को भूल जाना है हमें, बाकी चीजों को बिल्कुल भूल जाना है, और आई आर साइन थीटा के टुकड़े करने हैं। तो आर साइन थीटा जहाँ कोण आता है वहाँ कोस आता है, तो आर साइन थीटा कोस फाई बना यहाँ पे, या बन गया आर साइन थीटा कोस फाई। और ऐसे यहाँ बनेगा आर साइन थीटा साइन फाई, ऐसे यहाँ बनेगा आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन थीटा। ये हो गया आर साइन थीटा, यहाँ कोण था, ये हो गया आर साइन थीटा, यहाँ कोण था, तो कोण था तो कोस फाई आ गया, तो आर साइन थीटा यहाँ आएगा साइन फाई, साइन फाई। तो ये इसके पैरेलल यहाँ बना दो लाइन, ये हो गया इसके पैरेलल। तो ये आपका टोटल ये रिलेशन बता देगा आपको कि कार्टेशियन के साथ इसका रिलेशन क्या है। तो हम बात करते थे, हम टॉपिक क्या चलता था, टॉपिक रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर। तो आप ये देखो, ये जो टुकड़ा आया है, ये जो टुकड़ा आया है, ये टुकड़ा कहाँ की तरफ है भाई? ये टुकड़ा है एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स का मान है, एक्स बराबर कितना आ गया? आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा कोस फाई। वाई को देखते हैं, वाई एक्सिस में वाई एक्सिस का टुकड़ा कितना है? आर साइन थीटा साइन फाई। तो ये वाई का मान है कितना? आर साइन थीटा साइन फाई। और अब बात करते हैं जेड एक्सिस की। जेड एक्सिस की वैल्यू कितनी है? आर कोस थीटा। जेड की वैल्यू है आर कोस थीटा, ठीक। तो ये आपके जो ये जो आपका रिलेशन आ गया कार्टेशियन का स्फेरिकल पोलर के साथ रिलेशन, और बेसिक रिलेशन है। और आपको प्रॉब्लम सोल्व करते समय कई बार अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को आपको स्फेरिकल पोलर में ले जाना है क्वेश्चन को हल्का करने के लिए, या कभी आपको स्फेरिकल पोलर को कार्टेशियन ले जाना पड़े, तो ये आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जहाँ पर एक्स को आर साइन थीटा कोस फाई एक्स की वैल्यू होती है, और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई होती है, और जेड की वैल्यू आर कोस थीटा होती है। वो आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। एक बार ये चेक करने का तरीका मैं आपको और बता दूँ, ये आई होप समझ में आ गया होगा। करना क्या था इसमें एक रेडियल एलिमेंट लेना था, और रेडियल एलिमेंट लेके उसका थीटा प्रोजेक्शन लेंगे, जेड एक्सिस पर बनेगा। तो मैं आपको ऐसे बना देता हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे याद रखें। आप रेडियल वेक्टर लेंगे, रेडियल वेक्टर लेने के बाद उसका थीटा कंपोनेंट लेंगे, जेड एक्सिस पर जाएगा आर कोस थीटा, फिर उसका देंगे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट लेंगे, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस पर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वहाँ जाएगा तो वो दोनों कंपोनेंट एक ऐसा प्लेन का निर्माण करेंगे जिसमें वेक्टर आर रहता ही नहीं होगा, और वह कंपोनेंट के रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एक कंपोनेंट जो जाएगा वो आर कोस थीटा जाएगा जेड एक्सिस के अलोंग, और आर साइन थीटा जाएगा एक्स वाई प्लेन में। फिर हम देखेंगे एक्स वाई प्लेन में कोई एंगुलर ओरिएंटेशन तो नहीं है जहाँ पर कंपोनेंट का भी कंपोनेंट टूट सके। वाह, वो सिचुएशन थी यहाँ पर। तो आर साइन थीटा जो एक्स वाई प्लेन में गया था उसका भी कंपोनेंट टूट सकते थे एजिमुथल एंगल के अलोंग, फाई के अलोंग। तो फाई के अलोंग जब टूटेगा तो बनेगा आर साइन थीटा कोस फाई एक्स एक्सिस के अलोंग, और आर साइन थीटा साइन फाई वाई एक्सिस के अलोंग। तो हमारे टोटल जो रिलेशन मिलता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में और स्फेरिकल पोलर सिस्टम में और कार्टेशियन में रिलेशन मिलता है, और रिलेशन होता है एक्स इक्वल टू, आप देखेंगे तो एक्स इक्वल टू मिल रहा है आपको कितना मिल रहा है? आर साइन थीटा कोस फाई। देख सकते हैं आप, ये एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा कोस फाई, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड की वैल्यू आर कोस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। अरे चेक कैसे करेंगे ना, चेक कैसे करेंगे सही है, तो उसका तरीका ये होता है आपको स्फीयर के समीकरण इक्वेशन बताएंगे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर?
स्फीयर की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उस स्फीयर की इक्वेशन है जिसका ओरिजिन जो है वो 0,0 है, तो हम उससे चेक कर लेंगे। तो इसको चेक करना, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या है इसका? देखो प्रूफ हो गया ये, प्रूफ है वी हैव द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमें पता होती है कितनी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपने जितने भी गुणा भाग करके जो भी वैज्ञानिकता आप लाए हो वो समीकरण को, वास्तविकता को संतुष्ट होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सैद्धांतिकता की खोज कहाँ से होती है। मान लीजिए कि आपने कोई घटना देखी, आपने कोई फिजिकल फेनोमेना देखा, फिर क्या वो फॉर्मूलों के हिसाब से ठीक बैठ रहा है, या अगर ठीक नहीं बैठ रहा है तो आप उसके लिए एक नया मैथमेटिक्स डिजाइन कर सकते हैं। और जो आप मैथमेटिक्स डिजाइन करेंगे क्या वो उसके साथ साथ कहीं और भी संतुष्ट कर रहा है, इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमें पता था कि स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो इतना होता है, तो हम जो अब नया मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे उसको संतुष्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो स्फीयर तो बचना चाहिए ना, वो वाली बात। तो इसे रख के देखते हैं हम। एक्स की वैल्यू हमने रखी कितनी, आर साइन थीटा, तो एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा कोस फाई रखेंगे, ये बन जाएगा आर साइन थीटा कोस फाई। और y की वैल्यू कितनी, आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई। और z की वैल्यू कितनी है, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा होल स्क्वायर। देखते हैं आर स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, वैसे तो आना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, आएगा कैसे ना। डायग्राम थोड़े टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं पर बन जाएंगे धीरे धीरे। तो देखते हैं कि कितना हटता है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई। ऐसे यहाँ बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ऐसे यहाँ बनेगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आप देखो यहाँ पर आर स्क्वायर बन पा रहा है नहीं बनता, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ क्या आ रहा है आप देख सकते हैं, ये कॉमन आ रहा है। लो कॉमन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, अंदर बचा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, तो प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू तो आइडेंटिटी 1 होता है, तो कितना हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना बना आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो कॉमन लिंक कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कितना होता है अंदर को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन गई, तो आर स्क्वायर इंटू 1 कितना बना आर स्क्वायर। मतलब बिल्कुल सही चल रहा था। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए। तो हमने अभी कार्टेशियन उसमें रिलेशन क्या बताया, रिलेशन हमें याद होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है हमारा, एक्स बराबर होता है आर साइन थीटा कोस फाई। आर बिल्कुल यही होता है, आर साइन थीटा कोस फाई, बिल्कुल आर साइन थीटा कोस फाई। वाई बराबर कितना होता है, आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई। जो लोग जैम के लिए जुड़ चुके हैं पूरी तरह से जद्दोजहद के साथ, उन्हें ये याद ही होना चाहिए, ये दिखावे के लिए नहीं, बिल्कुल याद होना चाहिए। आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन साइन फाई, और जेड की वैल्यू होती है आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। तो ये स्फेरिकल पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिलेशन थे। अब बात करते हैं हम लेंथ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का लेंथ एलिमेंट क्या होता है। ओके, जैसे हमने पढ़ा था ना वहाँ लेंथ एलिमेंट क्या होता है, dl बराबर dx एक्स कैप dy वाई कैप प्लस dz जेड कैप। तो वैसे यहाँ पर लेंथ एलिमेंट क्या होता है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेंथ एलिमेंट कैलकुलेट करना है हमें। लेंथ एलिमेंट कैलकुलेट करना है। तो लेंथ एलिमेंट कैलकुलेट करना है हमें स्फेरिकल स्पेस के लिए या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। सबसे पहले एक स्फीयर बनाए, ठीक। फिर वही सेंटर, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये ऊपर जेड एक्सिस, बात चल रही है लेंथ एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए रेडियल वेक्टर है, वेक्टर आर, और ये एंगल मैंने आपको थीटा बताया था, ये है थीटा, ठीक है। तो सब कुछ डी में लेके चलेंगे तब लेंथ एलिमेंट बनेगा ना। तो थीटा ये है तो मैं डी थीटा लूंगा तो थोड़ा आगे बैठ जाएगा एंगल, डी थीटा बैठेगा ऐसे, ये हो गया डी थीटा। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये डी थीटा है, ठीक है, ये डी थीटा एंगल है, ठीक है। और ये लेंथ जो है ये आर है। तो हमें लेंथ एलिमेंट बताना है, लेंथ एलिमेंट बताना है, कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम कार्टेशियन स्पेस देखें तो कार्टेशियन स्पेस में आपको देखने को मिलता है एक्स वाई जेड। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस। आई कैप की डायरेक्शन कहाँ होती है, वो यहाँ होती है, जैसे आई कैप कह दो या आप कह सकते हो एक्स कैप, इसकी डायरेक्शन यहाँ होती है, ठीक है। आपने कभी विचार किया है किसी डायरेक्शन बैकवर्ड क्यों नहीं होती, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो आई कैप की डायरेक्शन है वो बैकवर्ड क्यों नहीं होती। उसका रीजन ये है कि आई कैप की डायरेक्शन पीछे इसलिए नहीं होती क्योंकि आई कैप जो यूनिट वेक्टर है
वो उस डायरेक्शन पे लिया जाता है किसी वेक्टर जहाँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा हो। जैसे एक्स एक्सिस जो है इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर 0 है, तो हमने कहा भाई कहाँ किधर की तरफ जाएं कि आप बढ़ेंगे, तो उसने कहा कि सर इधर की तरफ जाओ या उधर की तरफ जाओ, वहाँ जाने पर मेरा मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बाहर की तरफ जा रहे हो तो आपका यूनिट वेक्टर बाहर की तरफ हो जाए। इसका मतलब कोई भी जो एक्सिस है वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है उसी चीज से डिसाइड होगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, आप देखें ये एंगल कहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये एंगल जो इंक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ घूम के इंक्रीज हो रहा है ऐसे, ये एंगल नीचे की तरफ घूम के इंक्रीज हो रहा है ऐसे। इसका मतलब इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी नीचे की तरफ होगी ऐसे घूम के, ये हो गई इस डायरेक्शन में, इसे कहते हैं थीटा कैप। आई होप समझ में आ रहा होगा, वरना दोबारा पोस्ट करके देख सकते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, किसी के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वहाँ होती है जहाँ मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमें लगाना है एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस फॉर्म लगाना है। एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, आर का अपॉन रेडियस फॉर्मूला लगाना है। एंगल देखेंगे छोटा वाला एंगल कितना है, डी थीटा। आर्क कितनी है, ये आर्क निकालनी है तो मैं यहीं पे आर के बना देता हूँ सिंबल। अपॉन रेडियस कितनी है, आर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, आर डी थीटा बराबर आर्क। तो आर्क की लेंथ आ गई आर डी थीटा, ये वाली लेंथ जो है ये हो गई आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो आपको थीटा कैप में डायरेक्शन में जो टुकड़ा मिला है वो मिला आर डी थीटा, आर डी थीटा थीटा कैप, ये आपको टुकड़ा मिला। ठीक, ये आर लेंथ है और आर लेंथ को अगर मैं आगे खिसकाऊंगा तो बनेगा डी आर ऐसे, ये है डी आर, इसे कहते हैं डी आर। और आगे इंक्रीज होगा सिर्फ आर कैप डायरेक्शन होगी आगे, तो ये आपका डी आर आर कैप, डी आर कैप टुकड़ा है। ठीक है, फिर समझ लें एक बार, एक तो टुकड़ा मिल गया आपको डी आर आर कैप, दूसरा मिल गया आपको आर डी थीटा थीटा कैप। कितने पैरामीटर होते हैं, आर थीटा फाइव, 3 पैरामीटर होते हैं, तो 2 टुकड़े मिल गए, तीसरा टुकड़ा निकालते आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं तीसरा टुकड़ा होगा क्या। तो तीसरे टुकड़े के लिए हम क्या करेंगे, इस आर का प्रोजेक्शन देखेंगे एक्स वाई प्लेन में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये आर है तो आर थीटा एंगल इधर है तो ये बनेगा आर कोस थीटा, ये बनेगा आर साइन थीटा, तो बन गया आर साइन थीटा। और ये एंगल होता है फाई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंटल निकालना है सब कुछ एलिमेंट के बारे में। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर फाई की जगह डी फाई होल लेना है, थोड़ा सा एंगल होल लेना है डी फाई। तो डी फाई एंगल लेंगे ऐसे, कहाँ चल रहा है एक्स वाई प्लेन की बात चलिए ना भाई, ये हो गया डी फाई, ये डी फाई। ठीक है, फिर देखेंगे ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये थीटा है, तो बना आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, और नीचे बना आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। और ये एंगल देखना है और ये डिस्टेंस निकालना। यहाँ पर एक डायरेक्शन और देखनी है, बहुत शानदार बात मैं आपको बता रहा हूँ कि फाई एंगल इधर की तरफ जा रहा है ना, फाई एंगल अगर इधर की तरफ जा रहा है तो इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगा, मतलब ऐसा होगा इस डायरेक्शन में, इसे कहते हैं फाई कैप। तो फाई कैप की डायरेक्शन में अगर आपको एलिमेंटल लेंथ निकालनी है तो आपको ये निकालना होगा ना। तो आप फिर से लगाओ ये एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला आप दोबारा लगाएंगे, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस है ना। एंगल कितना है, डी फाई, और आर से कितनी है निकालनी है मेरे भाई, अपॉन रेडियस कितनी है इस टाइम, आर साइन थीटा, आर साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, जो हो गया आर साइन थीटा डी फाई, ये हो गया आर, तो ये आ गया आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई। तो किस डायरेक्शन में, फाई का डायरेक्शन, तो यहाँ लिखेंगे आर साइन थीटा डी फाई, किस डायरेक्शन में, फाई कैप डायरेक्शन में। तो ये आपका लेंथ एलिमेंट है इसमें स्फेरिकल पोलर में, ये था आपका लेंथ। जैसे कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं लेंथ एलिमेंट डी एक्स, एक्स कैप, डी वाई, वाई कैप, डी जेड, जेड कैप, वैसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका लेंथ एलिमेंट ये होता है डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। मतलब ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लेंथ एलिमेंट हर जन के स्टूडेंट को याद होना चाहिए, तब आगे बात बन सकती है, आगे चीजें समझ में आने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो ये लेंथ एलिमेंट है। एक बार फिर बता देता हूँ आपको कैसा आया। लेंथ एलिमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये सारे जो आर थीटा फाई कैप थीटा कैप फाई कैप की डायरेक्शन कैसे ली जाती है। सबसे पहले मैंने आर लिया था, फिर आर का थीटा प्रोजेक्शन दिखाया था मैंने आपको कि आर कोस थीटा यहाँ आएगा और आर साइन थीटा यहाँ आएगा। फिर मैंने थीटा का थोड़ा डी थीटा इंक्रीज करा था, डी थीटा इंक्रीज करने पर एक लेंथ बनी थी आर डी थीटा, जो कि प्रोजेक्टेड थीटा कैप डायरेक्शन में, डी आर आर कैप की डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड था, और जो आर साइन थीटा डी फाई है वो आर साइन डी फाई फाई कैप की डायरेक्शन प्रोजेक्टेड था। और ये तीनों के आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर अगर देखें ना, इस वाली चीज़ को अगर मैं यहाँ ले आऊँ, तीनों परपेंडिकुलर, मैं आपको दिखाता हूँ गलत किसका। अगर ये आर कैप जो है, इस चीज़ को मैं यहाँ बनाता हूँ चित्र को,
यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा। ये हो गया आर कैप इधर की तरफ है, डी आर आर कैप, ठीक है जी। ये आर डी थीटा इधर की तरफ है, ये हो गया आर डी थीटा थीटा कैप। चलो जी, अब देखो ये किधर की तरफ, इधर की तरफ है ना, तो इसको कहीं डायरेक्शन तो ये है। देखो वेक्टर को आप कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं ऐसे कर, जैसे वेक्टर है, मैंने कहा इसका मान 5i कैप है, ठीक है, और ये ऐसे है, तो भैया इसे कहीं भी ले जाओ, ये 5i कैप ही रहेगा। सर्च ये इसे हिलाना मत। अगर आपने ऐसे करा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसके आई जे के कैप की वैल्यू चेंज हो जाएंगे। तो आपको डायरेक्शन को कांस्टेंट रखना है, इस वेक्टर को कहीं भी ले आ सकते हैं ऐसे ऐसे करके, ये 5i कैप ही रहेगा ना। तो वैसे ही मैंने क्या करा, इस r sin थीटा d phi कैप को ऐसे खिसका के लाया, ये ऐसे बिल्कुल है ना, बिल्कुल हिलाना नहीं है, हिलाओगे तो बिल्कुल दिक्कत आ जाएगी। तो इस मार्कर को मैं मान रहा हूँ भैया, इस मार्कर को मैं मान रहा हूँ, माइक फंस रहा है, चलो कोई बात नहीं। इस मार्कर को मान रहा हूँ कि r sin थीटा d phi है, ठीक है। तो r sin थीटा d phi का जो मार्कर है, ये मैं ऐसे खिसका के लाता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर ले आया है ना, जब यहाँ पे ले आया तो ये बनेगा ऐसे। तो ये बन गया आपका r sin थीटा d phi, r sin थीटा d phi, फाई कैप डायरेक्शन, वही 3 कोऑर्डिनेट बन गए 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन है। तो लेंथ एलिमेंट आपको जान लीजिए, डीएल बराबर कितना होता है, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा कैप प्लस r sin थीटा d phi फाई कैप। बात करते हैं सरफेस एलिमेंट की। तो भैया सरफेस एलिमेंट मैंने आपको बताया था, 2 2 की गुणा करनी है, तीसरा दिशा होगी उसकी, 2 2 की गुणा करनी है, तीसरा दिशा होगी उसकी। सरफेस एलिमेंट की बात करते हैं, लेंथ एलिमेंट के बाद। तो बात करते हैं स्फेरिकल प्रॉपर्टी में सरफेस एलिमेंट की। ओके, सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, ठीक है। सरफेस एलिमेंट में आपको देखेंगे कि इन दोनों की गुणा मैं अगर कर दूं तो दिशा ये वाली आनी चाहिए, ठीक है। डी आर और आर डी थीटा गुणा करेंगे कितना आएगा, आर डी आर, अच्छा लिख रहा हूँ, आर डी थीटा डी आर, ये हो गया आर डी आर डी थीटा, आर डी आर डी थीटा। डायरेक्शन कहाँ आ रही है, फाई कैप, जो हो गया डी एस फाई, ठीक। वैसे इन दोनों की गुणा करो, इसके और इसकी, इन दोनों गुणा करो कितना आएगा आर डी थीटा आर साइन थीटा, हो गया आर 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 स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, करेक्ट, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और डायरेक्शन हो गया आर कैप, और ये रेडियस हो गया, ये हो गया आपका सबसे डी एस आर। और ऐसे आप देखेंगे तीसरा, ये जो आर साइन थीटा है इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, कितना बनेगा, आर साइन थीटा डी आर डी फाई, ये बना आपका आर साइन थीटा डी आर डी फाई, ठीक है। डायरेक्शन है थीटा कैप, जो भी थीटा कैप, ये हो गया आपका डी एस थीटा। तो ये सरफेस एलिमेंट ऐसे लिए जाते हैं, आपको इसका भी पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सरफेस एलिमेंट इसे माना जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सरफेस एलिमेंट माना जाता है, वो माना जाता है इसे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सरफेस एलिमेंट माना जाता है बीच वाले को, डी एस आर को। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि ज़्यादातर हर सिचुएशन में आपको डी एस आर ही मिलेगा, ये आपको डी एस आर मिलेगा। क्या हो रहा है, गिरे जा रहे हैं सब कुछ, ये आपका डी एस आर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, मार्क अगर ठीक। और इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट की। तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है आपका वॉल्यूम एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट। तो वॉल्यूम एलिमेंट के लिए अगर आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की गुणा करनी है, जैसे कि आपके कार्टेशियन स्पेस में होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सेम यहाँ पर भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेकिन स्फेरिकल प्रॉब्लम में लंबाई को डी आर कहते हैं, चौड़ाई को आर डी थीटा कहते हैं, और ऊंचाई को आर साइन डी फाई कहते हैं। तो हम इन तीनों की गुणा कर देंगे तो आपको वॉल्यूम एलिमेंट बन जाएगा, डी वी बराबर कितना बनेगा, आर 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 स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर, और ये बन गया आर स्क्वायर साइन थीटा बन गया, ठीक है जी, साइन थीटा बन गया। फिर बना आपका डी आर बना, ठीक है, डी आर बना, फिर डी थीटा बना, ठीक है जी, डी थीटा बना, फिर डी फाई बना, ओके। ये हो गया आपका वॉल्यूम एलिमेंट, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो ये आपके वॉल्यूम एलिमेंट है। तो आपको सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो और लेंथ एलिमेंट तो वो तो मजबूरी है ही, वो तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से बाकी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारे फॉर्मूले, हमारे वॉल्यूम एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट सही आए हैं नहीं, ठीक है। तो मैं आपको एक चेक करके दिखा रहा हूँ, एक आपको चेक कर लेना तो समझ में आ जाएगा। बात करते हैं
चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, कितना होता है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। सुना होगा आपने। इसको प्रूफ करते हैं आज, इसका प्रूफ नहीं पढ़ा, मतलब 12th में हमने नहीं पढ़ा कहाँ से है, तो एक्चुअली इसका प्रूफ कर सकते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपका वॉल्यूम एलिमेंट है, आपने स्फीयर का एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया और आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम एलिमेंट ये होता है, मतलब स्फीयर के छोटे से टुकड़े का भाग का वॉल्यूम जो होता है वो ये होता है। तो आप लेंगे वॉल्यूम एलिमेंट डीवी बना कितना होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। ठीक, मैंने आपको बताया था अगर आपको जिंदा स्फीयर बनाना है, स्फीयर ना कि हेमी स्फीयर, तो अगर आपको जिंदा स्फीयर बनाना है तो आपको लिमिट याद होनी चाहिए आर थीटा फाइव। तो अगर आपको वॉल्यूम बनाना है स्फीयर का तो आपको लिमिट पता होनी चाहिए आर की, थीटा की, फाइव की। आपको बनाना है 0 से r तक के वॉल्यूम का, ठीक है। थीटा की लिमिट कितनी होती है, थीटा की लिमिट 0 से पाई बाय पाई, 0 से पाई, ये हो गई 0 से पाई। फिर फाई की लिमिट होती है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ये हो गई 0 से 2 पाई। और ये हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। तो ये हो गया आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन को सोल्व करना बहुत ही आसान होता है, सिंगल इंटीग्रेशन से भी आसान होता है। मैं आपको बताऊँ कैसे आसान ऐसे होता है कि आप वेरिएबल ले लो, उसके बाद चीजें ले लो। देखो आर वाली चीज है, ठीक है, आर वाली चीज के साथ आर वाली चीज के साथ लेके और आर वाली लिमिट ले लो। v बराबर आर की लिमिट लिखी 0 से r और लिखा आर स्क्वायर और लिखा डी आर, तो ये हो गया अलग। ऐसी थीटा की चीज ले लो, 0 से पाई, थीटा की लिमिट ले ली, साइन थीटा ले लिया और डी थीटा ले लिया। ठीक, ऐसी वो ले लो 0 से पाई। बहुत हल्का होता है, हम लोग कंफ्यूज कर रखा है कि 6D इंटीग्रेशन और 4D इंटीग्रेशन। अगर 100D इंटीग्रेशन में है तो भी आपको ये करना है कि जिस वेरिएबल पैरामीटर के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन हो रहा है उसके साथ आपको चीजें लेते रहो, इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक, तो देखते हैं आर का, ये समझ में आ रहा है ना कि कैसे में आर वाली चीज अलग ले लो, उसकी लिमिट ले लो, थीटा वाली चीज अलग ले लो, उसकी लिमिट ले लो, पाई वाली चीज अलग ले लो, उसकी लिमिट। तो कभी कभी भी आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, गोल डाइवर्जेंस थ्योरम में भी ऐसे करना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर का घात में जोड़ देगा, घात नीचे, तो आर क्यूब बाय 3। ठीक, लिमिट कितनी हो गई 0 से r। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस थीटा, कितना होता है माइनस कोस थीटा, लिमिट कितनी होगी 0 से पाई। ऐसी पाई का इंटीग्रेशन क्या होता है पाई, और लिमिट कितनी होगी 0 से 2 पाई। वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ वैल्यू रखेंगे आर 0 से कितना हो जाएगा आर क्यूब बाय 3 मल्टीप्लाई, यहाँ रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भाई अपर लिमिट कोस पाई की वैल्यू थी -1 माइनस +1, तो ये हो गई +1। ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट हो गया cos 0 की वैल्यू थी 1, तो ये हो गया इनटू, और ये आपका देखो जरा यहाँ पर रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, डायरेक्ट 2 पाई आ रहा है। ठीक, एक और एक 2 हो गया ना, v इक्वल टू कितना हो गया आर क्यूब बाय 3 इंटू ये 2 हो गया इंटू 2 पाई, कितना हुआ 2 दूनी 4, ये हो गया 2 दूनी 4, तो वॉल्यूम हो गया कितना 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब प्रूफ हो गया। इतना होता है, जो कि होता भी है। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि जो हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं वो की वो इंपॉर्टेंट जानकारी थी और बिल्कुल सही जानकारी थी। ऐसे आप सरफेस भी प्रूफ करना, ठीक है, लिमिट रख के सरफेस प्रूफ करना, आपका सरफेस आएगा 4/r², सरफेस आना चाहिए 4πr²। ठीक, जरूर प्रूफ करके देखें, लिमिट आपको यही लेनी है और आप इसके जरिए ये भी पता कर पाएंगे कि आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है, 3D इंटीग्रेशन या नहीं। तो सरफेस आप खुद को आपको खुद प्रूफ करना है, और हमें बता दीजिएगा कि आपका आया नहीं था। ठीक, तो ये आपका स्फेरिकल पोलर सिस्टम का बेसिक आपको पता होनी चाहिए। तो लेंथ एलिमेंट पता होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। DL = DRR क्या प्लस R थीटा क्या प्लस R sin थीटा D फाई क्या। फिर आपको सरफेस एलिमेंट पता होना चाहिए, ये वाला r², ये ना पता हो तो भी आप लेंथ एलिमेंट से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम एलिमेंट तो फिर रटा ही रहता है सबको, r² sin थीटा DR D थीटा D फाई ना पता हो तो भी आप लेंथ एलिमेंट निकाल सकते हैं। मतलब लेंथ एलिमेंट बहुत जरूरी है। तो ये था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, इतना ही था, बस खामों का हवा बना रखा था लोगों ने, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप दो बार इस वीडियो को देखें, आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक, अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। क्या होता है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो अभी तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रहे हैं, आप याद रखें, हमें ग्रेडियंट बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बिल्कुल हतोत्साहित ना हो, पढ़ना है, सिलेबस ज़्यादा है तो बिल्कुल पढ़ना है ऑब्वियसली। मेरे धांसू सर कहते हैं, I hope you know all about धांसू सर, you can search on YouTube। हाँ, तो बात कर लेते हैं तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन है तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला कार्टेशियन था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और तीसरा है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहला पढ़ लिया कार्टेशियन, दूसरा पढ़ लिया हमने सिलेंड्रिकल पोलर, तीसरा पहला पढ़ लिया हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा पढ़ लिया हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और तीसरा पढ़ेंगे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल करेगा, ठीक है।
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो बार बार बोलने के पीछे एक इंटेंशन ये भी है कि बार बार बोलने से आपके कानों तक आवाज़ बार बार जाए कि स्फेरिकल होता है, कार्टेशियन होता है और सिलेंड्रिकल होता है। और तो बार बार अगर हम रिपीट करें उसको तो बार बार कानों तक जाएगी, तो वो चीज़ हमें हाथों हाथ ही याद हो जाएगी। इसे कोशिश करता हूँ मैं कि लेक्चर में कोई वर्ड जो है वो 2-3 बार से रिपीट हो जाए तो बेहतर है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ेंगे। इसके बेसिक एलिमेंट आपको बता दें मैंने, फंडामेंटल एलिमेंट क्या होते हैं, इसको होते हैं आर फाई जेड। आर फाई जेड मतलब आर फाई जेड के जरिए आप सिलेंडर बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो आप बनाएंगे क्रॉस सेक्शन सर्कल लें। क्रॉस सेक्शन सर्कल ऐसा होता है, ये आपका, ये आपने ले लिया एक्स एक्सिस, ये आपने ले लिया वाई। सिलेंडर बड़ा बनाते हैं थोड़ा ना, जब बड़ा सिलेंडर बनाते तो आपको क्रॉस सेक्शन थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। तो बड़ा क्रॉस सेक्शन लिए किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, उसका क्रॉस सेक्शन होता है सर्कुलर। तो हमें एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेना है ऐसे, और फिर ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। अब देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर जिसे स्फेरिकल पोलर आ गया ना भाई, जिसे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया, तो उसके आगे EMT खत्म हो गई, ये समझ लीजिए। बिल्कुल 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 सर। तो ये ओरिजिन है। हम देखते हैं आर कहाँ है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आर कहते हैं। ये हो गया आर। अब देखते हैं फाई कहाँ होता है। सबको पता है इधर घुमाने वाली चीज़ को फाई कहते हैं, ऐसे घुमाओगे इसे फाई कहते हैं, फाई। और जेड कहाँ है, ऊपर जेड डायरेक्शन है, इसे हाइट कहते हैं, जेड कहते हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं सिलेंडर कैसे बनेगा। सिलेंडर ऐसा बनेगा कि आपको 0 से R तक एक पॉइंट खींचना है, ऐसे 0 से R तक। तो R की लिमिट होगी सर दैट 0 टू इनफाइनाइट तक, कहाँ तक भी सिलेंडर ले सकते हैं। फिर बात करते हैं फाई। फाई अगर आपको पूरा स्क्वायर नीचे बनाना है तो लेना पड़ेगा 2 पाई तक। तो फाई की लिमिट होगी 0 से 2 पाई तक। ठीक है, ये हो गया 0 से 2 पाई तक। ठीक है, 0 से 2 पाई का। अब जो सर्कल, ये आपका सर्कल बनेगा नीचे, इसे ऊपर उठाना है, कहाँ तक, जेड तक। तो आपका सर्कल को जो बनेगा उसको ऊपर की तरफ उठाना है। कहाँ तक उठाना है, जेड तक उठाना है। जेड तक उठाएंगे तो नीचे मैटर क्रिएट होता रहेगा और स्पेस का निर्माण करते हैं हम 3D वॉल्यूम बनाना शुरू कर देंगे। तो पॉइंटलेस से डायमेंशनलेस से हमने खिसकाया तो 1D बना, 1D को घुमाया तो 2D बना, स्क्वायर को ऊपर खिसकाएंगे तो सिलेंडर बन जाएगा। शायद आपको समझ में आ रहा हो मैंने क्या कहा। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये डायमेंशनलेस है, इधर के यहाँ तक ले गए तो बना R, 1D बन गया, फिर घुमाया तो बन गया 2D स्क्वायर बन गया, और उसके बाद इस सर्कल को ऊपर जेड तक ले जाएंगे। तो मतलब हाइट जो है वो जेड कहाँ तक जाएगा, ये 0 से इंफिनिटी तक, जहाँ तक आपको सिलेंडर ले जाना, जो भी लिमिट दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लिमिट आपको H दे रखी हो तो H ले सकते हैं आप, और 5 मीटर 6 मीटर जो दे रखे हो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये आपका ऐसे सिलेंडर बन जाएगा। ये आपका ये हो गया सिलेंडर, बन गया सिलेंडर। हम बात करते हैं इसका लेंथ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेंथ एलिमेंट लिखेंगे, लेंथ एलिमेंट ठीक। तो भैया लेंथ एलिमेंट लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले देखो डी आर, आर कहाँ है, आर है ना, तो डी आर इंक्रीज कर दो आगे थोड़ा सा, जो कि डी आर और डायरेक्शन होगी आर कैप। ठीक, मतलब ये आर के आपको सोचेंगे एक्स का डायरेक्शन, ये ऊपर भी हो सकता है, इधर भी घूम सकता है, तो है ना आर का डायरेक्शन है आर कैप। अब हम देखना फाई कैप। ठीक है, आर फाई जेड है, तो फाई के डायरेक्शन देखेंगे फाई है, थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, डी फाई इंक्रीज कर देंगे, डी फाई। ठीक, फिर वही बेसिक कंसेप्ट, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, आर डी फाई आएगा, सबको पता ही है। अब डिलीट करो, एंगल कितना है डी फाई, आर क्या है हमें निकालना है, रेडियस कितना है यहाँ पर आर है, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो आर रेडियस है, ये देखो पूरी रेडियस मैंने आपको बताया सर्कुलर है, रेडी में थोड़ा इलिप्स जैसा लग रहा है, सर्कुलर ही है। अगर ये सर्कुलर है तो ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, सब आर होंगे। तो आर यहाँ ले लिया, आर का अपॉन रेडियस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आ गया आर डी फाई, ये आ गया आर की लेंथ आ गई, तो आर की लेंथ जो आ गई वो आ गई आर डी फाई। तो आर की लेंथ, ये वाली आर की लेंथ जो है वो आ गई, आर की लेंथ जो है वो आ गई आर डी फाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये आर है और ये डी फाई है, तो हम लगाएंगे एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। तो एंगल इक्वल टू आप रेडियस लाएंगे, एंगल आपका डी फाई, आर का आपको निकालनी है, रेडियस आपका स्मॉल आर, तो स्मॉल आर यहाँ रखा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आर डी फाई, ये आपका आर का आ गया। तो आर डी फाई आपका आर का आ गया। तो आप देखेंगे फाई कैप की डायरेक्शन कहाँ होती है, जहाँ फाई का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा हो वो हो रहा है इधर, तो ये होगी फाई कैप की डायरेक्शन, ये फाई कैप। ठीक, और मान लो सिलेंडर यहाँ तक जेड हाइट है इसकी, तो जेड को ऊपर की तरफ इंक्रीज कर दो थोड़ा सा, ये हो गया डी जेड। ठीक,
तो आपका टुकड़े क्या मिले, आर फाई जेड के टुकड़े इसकी डायरेक्शन में लिखने हैं, आर फाई जेड के टुकड़े इसकी डायरेक्शन में लिखने हैं, ठीक, आर फाई जेड के टुकड़े डायरेक्शन में लिखने हैं, लिख के दिखाओ, बनेगा डी आर आर कैप, डी आर आर कैप, ठीक। फिर लेना फाई का टुकड़ा, फाई का टुकड़ा क्या है, फाई का टुकड़ा आर डी फाई फाई कैप, ये हो गया आर डी फाई फाई कैप, प्लस आगे लेना है डी जेड जेड कैप, ये हो गया डी जेड जेड कैप। तो ये होता है आपका लेंथ एलिमेंट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का लेंथ एलिमेंट बहुत हल्का, मतलब सबसे हल्का कार्टेशियन का है डी एक्स एक्स का, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई वाई कैप, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। फिर आता है स्फेरिकल का डी है डी एल बराबर आर डी थीटा डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा कैप प्लस आर हंड्रेड डी फाई फाई कैप। फिर आता है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल का होता है डी एल बराबर डी आर आर कैप प्लस आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। फिर वही चीज़ आती है लेंथ एलिमेंट के बाद आता है सरफेस एलिमेंट, उसके लिए इन दो की मल्टीप्लाई करनी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसकी लिमिट कैसे देनी है, क्योंकि बेसिक चीज़ होती है, जो मेन चीज़ है वो लिमिट है। इंटीग्रेशन में लोग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेंगे, लिमिट में दिक्कत है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे आगे कि इस सरफेस से फ्लक्स पास होने वाला निकालो, या इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लक्स कितना पास हो रहा है वो निकालो, तो आपको लिमिट पर ध्यान देना, लिमिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं सरफेस एलिमेंट क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सरफेस एलिमेंट है ना, तो सरफेस एलिमेंट देखते हैं, ठीक, सरफेस एलिमेंट देखते हैं। सरफेस एलिमेंट एस यू आर एफ एस, सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट के लिए मैंने क्या होता है, आपको दो चीज़ की गुणा करनी है, लंबाई की चौड़ाई में गुणा कर दे भाई, जल्दी से कर, आर डी फाई, करेक्ट, कितना बना आर डी फाई। डायरेक्शन कैसे देखते हैं, इन दोनों गुणा हुई तो ये होती है डायरेक्शन सरफेस की जेड कैप, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डी एस जेड, बिल्कुल सही। अब कर दे भाई इसकी गुणा कर दे इससे, कितना आएगा आर डी फाई डी जेड, आर डी फाई डी जेड, आर डी फाई कितना है आर डी फाई डी जेड। तो डायरेक्शन क्या बची, डायरेक्शन बची आर कैप। फिर देखेंगे ध्यान से, मैंने क्या कहा इसकी गुणा कर दे भाई इससे, तो कितना बनेगा आर डी फाई डी जेड, आर डी फाई डी जेड, डायरेक्शन बनेगी आर कैप, ठीक, डायरेक्शन बनेगी आर कैप, और ये हो गया आपका डी एस आर। ऐसी बात करते हैं हम आगे, तो आगे आपका बनेगा, इन दोनों गुणा हो गई, इन दोनों गुणा हो गई, किस किस गुणा हो गई, पहले हो गई डी आर डी फाई की हो गई, डी आर डी फाई की हो गई, डी फाई डी जेड की हो गई, डी आर डी फाई की हो गई, ठीक, डी फाई डी जेड की हो गई। अब करेंगे डी जेड और डी आर, डी जेड और डी आर की, तो कुछ है ही नहीं कोफ्रेंट में, डी जेड डी आर, डी आर डी जेड डी आर डी जेड, तो डी आर डी जेड लिखिए, डायरेक्शन आएगी फाई कैप, डायरेक्शन आएगी फाई कैप, हो गया डी एस फाई, ठीक। इसमें कोई मैंने आपको जो बताया इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट सरफेस एलिमेंट होगा ये वाला, क्योंकि यही होगा कर्व्ड सरफेस, या दिमाग में नहीं चल रहा है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होगी। तो कौन सा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी, आर करता है ये। इसी प्रकार हम वॉल्यूम को डिस्कस करें, वॉल्यूम एलिमेंट, तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, वॉल्यूम एलिमेंट में क्या करना पड़ेगा आपको, सभी लेंथ लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ क्या करनी पड़ेगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ये है ऊंचाई, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आर डी फाई डी जेड, कितना है डी के बराबर आ गया आर डी फाई डी जेड, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट बन गया। बस, तो बस वॉल्यूम एलिमेंट बन गया। तो हमने क्या कर लिया, हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मतलब मेरे कहने का अर्थ ये था कि अगर आपको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझना है, तो आपको एटलीस्ट उसका नाम ना पता हो चलेगा, कुछ भी ना पता हो चलेगा, आपको लिमिट पता हो, लेंथ एलिमेंट पता हो, तो आपको सब कुछ कर सकते हैं उस कोऑर्डिनेट सिस्टम, लिमिट और लेंथ एलिमेंट। तो लेंथ एलिमेंट मैंने आपको बता दिया सब कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब बात करते हैं कि क्या हमने ये जो फॉर्मूला निकाला है वॉल्यूम का, ये सही है नहीं, इसको चेक कर लेते हैं, फिर हमारे तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, तो हम बात करते हैं कि ये वॉल्यूम ठीक है या नहीं, चेक करते हैं। तो प्रूफ हमें पता है, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, प्रूफ के लिए हमें करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो यहाँ प्रूफ लिखते हैं हम, प्रूफ वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, विदाउट पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का वॉल्यूम देखते हैं इससे आता है या नहीं आता है। वॉल्यूम एलिमेंट हमने अभी अपने मैथमेटिक्स से डेवलप किया। वॉल्यूम एलिमेंट कितना है, डी वी इक्वल टू
डी वी इक्वल टू आया हमारे पास आर डी आर डी फाई डी जेड, आर डी फाई डी जेड। ठीक, अब आती है बात लिमिट की, जो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट रखेंगे कैसे, वी ट्रिपल इंटीग्रेशन है 1 2 3, लिमिट रखेंगे अभी ध्यान से, डी आर डी फाई डी जेड। सबसे पहले बता आर की लिमिट, तो रेडियस होना चाहिए आर 0 से आर तक। फाई की लिमिट वो तो 0 से 2 पाई होती है, सिलेंडर आपको अगर जिंदा बनाना है तो। और जेड की लिमिट भैया ऊंचाई एच तक है, तो 0 से लेकर एच तक। अब क्या करना है, लिमिट के अकॉर्डिंग सेपरेट करने हैं तीनों डायमेंशन को। तो वी इक्वल टू आर की लिमिट 0 से आर तक है, तो बनेगा आर डी आर, इंटू पाई की लिमिट 0 से 2 पाई तक है, तो बनेगा डी फाई, और इसकी लिमिट 0 से एच तक है, तो बनेगा डी जेड। देखते हैं कितना आता है, वी इक्वल टू आर है तो बनेगा आर स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रख देंगे 0 टू आर, ये आना है। पाई का बनेगा फाई, लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई, जेड का बनेगा जेड, लिमिट रखेंगे 0 से एच। रख दो लिमिट, कितना बनेगा, वी बनेगा आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह रखेंगे 2 पाई, ये तो रख दिया, इसे रख दिया 2 पाई, कितना बनेगा 2 पाई, मल्टीप्लाई करी तो ये जेड की जगह एच रखा तो बन गया एच, 2 से 2 कट गया। और वॉल्यूम कितना गया, वॉल्यूम स्क्वायर आ गया पाई आर स्क्वायर एच, कितना आ गया, ये हो गया पाई। देखो वॉल्यूम कितना आ गया, तो वॉल्यूम ध्यान से देखेंगे तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल घर बैठकर इत्मीनान से सरफेस एलिमेंट में लिमिट लेते हुए प्रूव करें। आपका सरफेस आना चाहिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर का सरफेस, कर्व सरफेस जो होता है 2 पाई आर एच होता है। और वहाँ पर जो आपने आना चाहिए वहाँ पर आना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपका हमारा कंप्लीट हो गया है कि कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट हुआ है अभी तक, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक, एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, कितनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, समराइज करना। ठीक है, तो समराइज करेंगे कैसे, समराइज करेंगे ऐसे कि हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीके से याद होना चाहिए, ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फिर उसमें 3 जगह होते हैं, ये सबसे पहला होता है हमारा कार्टेशियन, उसे कहते हैं एक्स वाई जेड वाला। दूसरा होता है स्फेरिकल, उसको कहते हैं आर थीटा फाई वाला। फिर होता है सिलेंड्रिकल, इसे कहते हैं आर फाई जेड वाला। तीनों की हमें लिखने हैं लेंथ एलिमेंट, वो इंपॉर्टेंट है। इसका होता है डी एक्स एक्स कैप, प्लस इसका डी वाई वाई कैप, प्लस डी जेड जेड कैप। इसका होता है डी एल बराबर डी आर आर कैप, प्लस आर डी थीटा थीटा कैप, प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ऐसे इसमें करेंगे कितना आएगा, डी आर आर कैप, प्लस आर डी फाई फाई कैप, प्लस डी जेड जेड कैप। ये लेंथ एलिमेंट बताऊंगे और लिमिट्स भी बताऊंगे। इसमें तो सभी जिंदाबाद इन्फिनिटी है, एक्स से सब्जेक्ट ऐसा है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। और इसकी लिमिट मैंने आपको बताई कैसे कैसे चेंज होगी। आर की लिमिट जो है वो जाएगी 0 से इन्फिनिटी तक, थीटा की लिमिट 0 से पाई तक जाएगी, फाई की लिमिट जाएगी 0 से 2 पाई तक। यहाँ पर आर की लिमिट 0 से आर तक जाएगी, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई जाएगी, और डी की लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी, जहाँ एच भी ले सकते हैं 0 से एच तक। तो ये जानकारी हमने पढ़ी है, आधे एक घंटे में जितना भी टाइम लगा वो हमने अभी तक यही जानकारी पढ़ी है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम आगे पढ़ेंगे, ड्राग डेल्टा फंक्शन में पढ़ेंगे, और काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं नई चीज़ की, ग्रेडियंट किसे कहते हैं, डाइवर्जेंस किसे कहते हैं, और कर्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पढ़ते हैं हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होता है। काफ़ी अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे चीज़ों को एक्सप्लेन करने। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। नंबर 1 आता है आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट 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 को हिंदी में कहते हैं प्रवणता, ढाल या झुकाव। तो इसको हम फिजिकल सिग्निफिकेंस के आधार पर देंगे। अगर आपके पास कोई स्केलर फंक्शन, सबसे पहले तो स्केलर फंक्शन का ऑपरेट होता है, तो सबसे ध्यान रखें ग्रेडियंट ऑलवेज ऑपरेट, ग्रेडियंट इज ऑलवेज ऑपरेटेड ऑन स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन। तो ग्रेडियंट को हमेशा स्केलर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेंगे। मान लीजिए फाई कोई स्केलर फंक्शन है तो उसके ऊपर हम ऑपरेट कर सकते हैं। अगर फाई कोई स्केलर फंक्शन है, आप कभी फाई को ऐसे लिख रहे हैं डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप, प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप, प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड टी कैप। अगर आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो आपने वास्तव में ये ग्रेडियंट लिख दिया फाई का। तो उसका मतलब ग्रेडियंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये, इसको आपने लिख दिया, ग्रेड का सिंबल ये होता है
ग्रेड फाई, तो आपने ग्रेड फाई लिख दिया। तो क्या करते हैं, अब इसमें कॉमन लेके देख लेते हैं, तो आपको ग्रेड की वैल्यू मिल जाएगी। कॉमन ले लीजिए, कितना जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जी कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड, ठीक है। तो अगर आपको ये फाई, इसको एक्स कैप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ओवर फाई बराबर डेल ओवर डेल एक्स एक्स कैप डेल ओवर डेल वाई वाई कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड डेल ओवर डेल जेड जेड कैप फाई। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी फंक्शन के ऊपर, कैसे फंक्शन के ऊपर, स्केलर फंक्शन के ऊपर, अगर आप किसी भी स्केलर फंक्शन के ऊपर ये ऑपरेटर ऑपरेट करा देते हैं तो वास्तव में आप उसके ग्रेडियंट को निकाल लेते हैं। हम बात करेंगे कि ग्रेडियंट में ये मतलब क्या है, ग्रेडियंट का ना, तो आप देखते हैं मतलब क्या है। अगर हम इसी चीज को पढ़ें तो ये क्या बता रहा है, ये वास्तव में बता रहा है वेरिएशन को, कि कोई स्केलर फंक्शन है वो एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है। ये बता रहा है कि कोई स्केलर फंक्शन है वो एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है, उसके बदलाव को बता रहा है इंडिपेंडेंटली। पार्शियल डिफरेंस में मतलब क्या होता है, इसे ऐसे समझ सकते हैं, इसे बाद में नोट कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन मान लीजिए सरफेस है, आप इलिप्टिकल सरफेस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस या ऐसा लीजिए, रैंडम सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, ठीक है, सरफेस है ये इस तरीके से सरफेस। इस सरफेस का जो स्केलर फंक्शन है वो फाई मान लिया मैंने, ठीक। वो आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसके साथ साथ वेरी करेगा, तो वेरिएशन हमें देखना है, पर देखना है इंडिपेंडेंटली। अगर जैसे मैं पार्शियल डिफरेंस कर रहा हूँ उसके फंक्शन का, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंस कर रहे हैं किसी स्केलर फंक्शन को, तो वाई और जेड कांस्टेंट है, तो वाई और जेड कांस्टेंट को देखते हुए इसमें कितना वेरी होना। वैसे किसी स्केलर फंक्शन को हम देखें कि एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएशन कितना है, वाई के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएशन कितना है, जेड के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएशन कितना है, उसका फिर वेक्टर कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपको ग्रेडियंट प्राप्त होता है। तो मतलब ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट वास्तव में परिवर्तन को ही कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं परिवर्तन को। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ टॉर्च जलाई, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ शायद उससे अच्छा समझ में आए। मान लीजिए आपने एक टॉर्च जलाई, ठीक है, ये आपने टॉर्च जलाई और टॉर्च जलाने के बाद रोशनी जो है इधर की तरफ गई, तो रोशनी से अगर पूछा जाए कि भाई सबसे ज्यादा तेज रोशनी कहाँ होगी, तो वो कहेगा यहाँ होगी, उससे कम यहाँ होगी, उससे कम यहाँ होगी, उससे कम यहाँ होगी, उससे कम यहाँ होगी। रोशनी को इंग्लिश में इंटेंसिटी भी कहा जाता है और फिजिक्स में पोटेंशियल भी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा भाई, तो ये सबसे ज्यादा रोशनी इधर होगी, जल्दबाजी हमने गलत छोड़ दिया, सबसे ज्यादा रोशनी टॉर्च के पास होगी। जब हम टॉर्च जलाएंगे बाहर की तरफ रोशनी जाएगी तो सबसे ज्यादा रोशनी कहाँ होगी, टॉर्च के पास होगी, उससे कम कहाँ होगी, यहाँ होगी, उससे कम यहाँ होगी, उससे कम यहाँ होगी, उससे कम यहाँ होगी। तो रोशनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, और फिजिक्स में पोटेंशियल कहते हैं। इंटेंसिटी फिजिक्स में भी कहते हैं पर वो अलग टर्म है, प्रोपोर्शनल होते हैं, सब लोग आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए कोई सा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैं पोटेंशियल बोला हूँ, तो पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा। तो अगर मैं इंटेंसिटी और पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करूँ ऐसे करके कि भाई ये जो है पोटेंशियल है, और अगर ये आपका जो है डिस्टेंस है वेक्टर आर, ये कह सकते हैं आपका कार्टेशियन डिस्टेंस लेता हूँ एक्स, ये आपका डिस्टेंस है, कार्टेशियन डिस्टेंस लेता हूँ एक्स। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ना तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे पोटेंशियल कम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा पोटेंशियल है, तो मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि ग्राफ एक्जैक्टली कैसा होगा, पर ये है कि पोटेंशियल में डिक्रीजमेंट होगा। अगर आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है तो हाइपरबोलिक कर्व बेल हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड। पर इन पोटेंशियल डिस्कस नहीं करो, बात क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, फिर पोटेंशियल में डिक्रीजमेंट हो रहा है, पोटेंशियल में डिक्रीजमेंट हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीजमेंट हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। अगर कर्व नीचे की तरफ जा रहा है तो आप देख सकते हो इसमें परिवर्तन आ रहा है, ढाल दिखाई दे रहा है, ढाल, ये ढाल जो दिख रहा है, इस ढाल को ही कहते हैं ग्रेडियंट, ढाल। तो ये जो है ये वास्तव में फंक्शन में देखने को मिलता है कि फंक्शन में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में वेरी करने के बाद आपको कितना परिवर्तन दिखाई दे रहा है इंडिपेंडेंटली, तो उसके वेक्टर कॉम्बिनेशन को आप ग्रेडियंट कहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये स्पेस टाइम है, ठीक है, ये स्पेस टाइम है और ये बिल्कुल कांस्टेंट है। अगर ये स्पेस टाइम कांस्टेंट है तो इसका फंक्शन को मैं जीटा फंक्शन मान रहा हूँ, जो फाई डिपेंडेंट जीटा फंक्शन है, ठीक है। तो फाई डिपेंडेंट जीटा फंक्शन को अगर कांस्टेंट, अगर मैं यहाँ पर मास रखता हूँ तो मास रखने पर क्या होता है कि मास से इंटरेक्ट करके स्पेस टाइम में करता है, स्पेस टाइम में डाइवर्जेंट आपको स्पेस टाइम में ग्रेडियंट देखने को मिलता है, दबाव देखने को मिलता है ना। तो अगर मास होता तो ये ऐसा होता, तो यहाँ पर कोई मास नहीं रख रहा हूँ तो ये कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट है तो स्पेस टाइम में कोई वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट स्पेस टाइम है, ठीक है। तो इस समय इस थीटा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा, क्या आएगा, डेल थीटा फाई ओवर डेल एक्स बराबर डेल थीटा फाई ओवर डेल जेड डेल वाई
बराबर डेल जीटा फाई ओवर ओवर डेल जेड, ये आएगा सब जीरो, क्योंकि इनमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है स्पेस टाइम में, सब कांस्टेंट है। मतलब कि इस फंक्शन में जो स्पेस टाइम में जो ग्रेडियंट है उसका मान जीरो है, कि वो मैटर से इंटरेक्ट करने के बाद इसमें ग्रेडियंट दिखाई देता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी में चेंज होता है। इसको आप ये भी मान सकते हैं कि स्पेस टाइम में किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का पैरामीटर है, जो कि मैटर ना होने पर वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रूप से चल रहा है, मैटर से इंटरेक्ट करके उसकी वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज वॉट एवर जो होती है वो होगी। बहरहाल ये मैं आपको बताना चाहता था, ग्रेडियंट का मतलब होता है बदलाव, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मैथमेटिकल फॉर्म ये है कार्टेशियन में, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल में डिस्कस करेंगे बाद में। तो बहरहाल अभी ये ग्रेडियंट का मैथमेटिकल फॉर्म। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ग्रेडियंट के बाद डाइवर्जेंस किसे कहते हैं। डाइवर्जेंस किसे कहते हैं, और फिर कर्ल को भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सिग्निफिकेंस का उतना बड़ा रोल नहीं है, बस ये है कि शुरू में बच्चे को जानना होता है कि भाई क्या कहना क्या चाह रहे हैं, वरना आपको जैम या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बस मैथमेटिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए ऑपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस को कहते हैं बिखराव। डेविएशन के आसपास ही होता है। डाइवर्जेंस जो होगा आपका ये किसी वेक्टर फंक्शन का होता है, ठीक है। हमेशा किसका लिया था, किसी वेक्टर फंक्शन का लिया था डाइवर्जेंस। वेक्टर डी से क्या होता है, डी से होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपका डाइवर्जेंस का होगा डेल डॉट वेक्टर ए, ऐसे मान लीजिए ना, डेल डॉट वेक्टर ए, ठीक है। डेल की वैल्यू हमें पता है, डेल की वैल्यू कितनी होती है, डेल की वैल्यू होती है डेल ओवर डेल एक्स, एक्स कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई, वाई कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड, जेड कैप, और फिर लगाया डॉट, फिर आ गया ये वेक्टर है, इसे 3 डायमेंशनल वेक्टर मान लिया, तो ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। तो डॉट प्रोडक्ट से करते हैं, एक्स की एक्स से करो, वाई की वाई से करो, जेड की जेड से करो, कितना आएगा, क्या जाएगा डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स, एक्स कैप, वो एक्स कैप नहीं आएगा, जो होगा डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल ए जेड ओवर डेल जेड, क्योंकि डेल डॉट। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो किसी वेक्टर फंक्शन का जो डाइवर्जेंस होता है वो स्केलर होता है। ऑलवेज रिमेंबर, स्पेलिंग ऑलवेज रिमेंबर द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज अ स्केलर, तो किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस जो है स्केलर होता है। और ये भी याद रखेंगे कि किसी वेक्टर फंक्शन का जो डाइवर्जेंस निकालते हैं हम किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, मतलब डाइवर्जेंस में पॉइंट का एक अहम रोल रहेगा कि वो किस प्रकार डाइवर्स कर रहा है और किसके रेस्पेक्ट में डाइवर्स कर रहा है। तो एक पॉइंट का अहम रोल रहता है यहाँ पर भी। मैं इसे डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ कि डाइवर्जेंस कहाँ पर जीरो होता है और कहाँ पर नॉन जीरो होता है, उसी हम अच्छे समझ लेते हैं। बड़ा सिंपल क्या होता है, आपको डेली लेना, डॉट प्रोडक्ट करना, कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि डाइवर्जेंस का सिंबल, मान लीजिए आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती है ना, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस को शो करते हैं। सिंबल ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, तो चार्ज हटा लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि अगर ऐसा डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है तो कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और अगर अंदर की तरफ आ रहे हैं तो उसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस आ जाएगा, क्या कहा जाएगा, नेगेटिव डाइवर्जेंस। उसी प्रकार अगर ये देखा जाए तो ये भी आपका डाइवर्जिंग है। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई डाइवर्जिंग नहीं है, तो ये आपका गलत सोच रहे हैं। यहाँ भी डाइवर्जेंस है, यहाँ भी डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस यहाँ पर एक्स डायमेंशन में कैसे पता कर सकते हैं, पता ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको स्केलर फंक्शन है, ठीक है, तो स्केलर फंक्शन में अगर आप देखें डाइवर्जेंस डेल डॉट ए की वैल्यू कितनी होती है, डेल डॉट ए की वैल्यू होती है डेल ओवर डेल ए ओवर डेल एक्स, एक्स कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई, एक्स कैप डेल ओवर डेल एक्स, डेल वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई।
तो आप देखेंगे कि ये तीनों डायमेंशन में वेरी कर रहा है। अगर मैं ये दो, अगर कोई ऐसा फंक्शन है हमारे पास, कोई ऐसा वेक्टर फंक्शन है जिसमें y और z पैरामीटर नहीं है, तब आपको ऐसा दिखाई देगा और दिखाई देगा उसमें डाइवर्जेंस तो है पर एक डायमेंशन में है। तो इस प्रकार के सिंगल डाइवर्जेंट डायमेंशन को इस प्रकार के मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ डाइवर्जेंस है, तो यहाँ पर कोई भी डाइवर्जेंस है ऐसा ना सोचें, यहाँ डाइवर्जेंस नहीं है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था ऑल ओवर डाइवर्जेंस। आपको सिर्फ सिंबल पता होना चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्म पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम कर्ल की। कर्ल किसे कहते हैं? कर्ल किसे कहते हैं? कर्ल। तो तीसरा पॉइंट आता है आपका कर्ल। ठीक, कर्ल को कर्ल ही कहेंगे। कर्ल जैसा आपने वर्ड सुना होगा, कर्ली हेयर। कर्ल मतलब क्या होता है? घूमा हुआ। जहाँ पर कोई चीज़ घूमेगी उसे कर्ल कहा जाता है। जैसे बिल्कुल एग्जाम्पल, जैसे भंवर देखा होगा आपने, भंवर में पानी का घूमना, तो वहाँ कहेंगे वहाँ पर जो फील्ड फंक्शन है वो रोटेटिंग नेचर का है, मतलब कर्ली नेचर का है। तो आपको सिंबल इसका ऐसा होगा, अगर आपको कर्ल फंक्शन निकालना, पहले आपको मैं कर्ल का मतलब बता दूँ। ये सी हो गया, सी से क्रॉस, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है उसी डेल ऑपरेटर का। डेल क्रॉस करते हो किस फंक्शन के साथ, तो कर्ल पढ़ा है। इसे पढ़ा जाएगा कर्ल ऑफ ए। क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा कर्ल ऑफ ए। ठीक, तो कर्ल ऑफ करते कैसे हैं? वही क्रॉस प्रोडक्ट की तरह ऐसे करा, यहाँ पे लिखा डेल की वैल्यू लिखी। पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप। जैसे हम करेंगे पहले इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। पहले ऐसे लिख डेल ओवर डेल एक्स, एक्स कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई, वाई कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड, जेड कैप। ठीक है, क्रॉस ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। और अच्छा रहेगा, ऐसा कर सकते हैं एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ठीक है, ये आपका कर्ल निकालने का तरीका। इसे एक्सपेंड करना तो सबको आते ही, बच्चों को आता है। एक्स कैप लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, कितना है? ए जेड है तो कितना है? डेल ए जेड ओवर डेल वाई। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना है? डेल ए माइनस डेल ए वाई ओवर डेल जेड। ठीक है, माइनस वाई कैप लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? डेल ए जेड ओवर डेल एक्स माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? डेल ए एक्स ओवर डेल जेड प्लस जेड कैप। जेड कैप के लिए क्या करेंगे? इसका क्या करना है? एक्स कैप हो गया, कोफिशिएंट आ गया, माइनस वाई कैप हो गया, कोफिशिएंट आ गया, आएगा प्लस जेड कैप। प्लस जेड कैप के बाद क्या करना है? जेड कैप के लिए क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई से करो, कितना आएगा? ए वाई डेल वाई डेल एक्स। ये हो गया डेल ए वाई ओवर डेल एक्स। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से हो गई। अब करना है इसकी मल्टीप्लाई से करनी है, तो कितना होगा? डेल ए एक्स ओवर डेल वाई माइनस डेल ए एक्स ओवर डेल वाई। ठीक, एक मैथमेटिकल फॉर्म है। इसमें दिक्कत आ जाती है कई बार, एक बार ध्यान से देख लेंगे। लास्ट वाला टर्म कहाँ जाएगा? जेड का लास्ट वाला टर्म कहाँ जाएगा? जेड का लास्ट वाला टर्म कहाँ जाएगा? पहले हमने डेल ए वाई डेल एक्स करा, डेल ए वाई और डेल एक्स हो गया, इसकी मल्टीप्लाई होगी डेल ए वाई और डेल एक्स। अब इसकी करेंगे डेल ए एक्स ओवर डेल वाई, ये होगी डेल ए एक्स ओवर डेल वाई। ये हो गया कर्ल का डेफिनेशन। एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स कैप में आना चाहिए ए जेड ए वाई, ए जेड ए वाई। ठीक है, बिल्कुल। एक्स आएगा तो ए जेड ए वाई आ गया, और वाई आएगा तो सही होगा, आप एडजस्ट कर लेना। जनरल क्रॉस प्रोडक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है कर्ल का मैथमेटिकल फॉर्म। अगर इसका हम देखें कि इसका और ये भी किसका होता है? कर्ल का आप निकालेंगे किसी वेक्टर का निकाला जाता है। कर्ल निकाला जाएगा हमेशा किसी वेक्टर का, कर्ल हमेशा किसी वेक्टर का निकाला जाएगा, वेक्टर का। जैसे कि डाइवर्जेंस निकाला जाता है, पर ग्रेडियंट जो है वो किसी स्केलर का निकलता है। तो अब बात करते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की, जिसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योमेट्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे कि अगर कभी आपको ऐसा दिख रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, तो हम कहेंगे हाँ भाई वो फील्ड फंक्शन जो है कर्ली नेचर का है। कैसा? ऐसा। अगर आपको मिल रहा है ये है एक्स वाई जेड, अगर आप ऐसा मिल रहा है कोई वेक्टर, ऐसा मिल सकता है वेक्टर? नहीं मिल सकता। तो इसको पार्शियली ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि थोड़े टुकड़े सीधे होते हैं ना, तो वेक्टर भी सीधा होता है। ये हो गया सीधा, ऐसा ही बनना है, ऐसा बना सकते हैं। हाँ, कोई बड़ा बड़ी बात नहीं, ऐसा कर लो।
क्या ये रोटेट कर रहा है फंक्शन जो है, वहाँ पर वेक्टर फंक्शन जो है ना वो रोटेट कर रहा है, उसे यहाँ कहेंगे कर्ली नेचर का, ये कर्ली नेचर का। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपको ऐसे मिल रहा है। ऐसी स्थिति में भी आप देखेंगे कि मान लीजिए अगर पानी का बहाव आधे पक्ष में इधर की तरफ है और आधे पक्ष में इधर की तरफ है, और अगर यहाँ पर आप कोई वस्तु रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वो रोटेट करने लग जाएगी। तो वो समझा रहे हैं कि उस दौरान, उस सिचुएशन में वहाँ पर फील्ड क्या है, वो कर्ली नेचर का है। फील्ड या फंक्शन जो है वो कर्ली है या डाइवर्जिंग है या नहीं, इस बात का हम उस ऑपरेटर को यूज करके पता करते हैं। जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी फंक्शन की, उस पर ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद अगर वेक्टर फॉर्म में है तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी जो डाइवर्जिंग नेचर का है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जो कर्ली नेचर का है। इन सब चीज़ों को हम वहीं से पता करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, ये भी कर्ल का एक रिप्रेजेंटेशन था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये भी आपका एक कर्ल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक। तो आपने पढ़ा ग्रेडियंट क्या होता है, कर्ल क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है। अब बात करते हैं ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस में। तो अगर हम अलग अलग फ्रेम ऑफ अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाएं तो उसके फॉर्मूले क्या क्या बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका बहुत अहम रोल है, ठीक है। पहले कुछ आइडेंटिटी डिस्कस कर लेते हैं, चलो आइडेंटिटी बाद में डिस्कस कर लेंगे। जैसे कर्ल ऑफ ए क्या होता है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस होता है माइनस डेल स्क्वायर। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट कितना होता है, तो ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी को छोड़ देते हैं अभी। जो आइडेंटिटीज़ हैं उन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने पढ़ा क्या, अभी मैं समराइज कर देता हूँ। फॉर्मूला था हमारे पास, था एक तो था ग्रेडियंट का, दूसरा था, सबसे पहले मैं बताऊँ आपको समरी में आपको याद क्या रखना है। आपको याद रखना है आपके पास डेल है, ठीक है। डेल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। डेल की वैल्यू कितनी होती है, डेल की वैल्यू होती है डेल ओवर डेल एक्स, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। अगर आप इसको बिना किसी सिंबल के साथ ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ऐसे, तो इसे पढ़ते हैं ग्रेडियंट। और अगर आप लिख रहे हैं डॉट के साथ, तो डी से डॉट, डी से डाइवर्जेंस, ये डॉट के साथ लिख रहे हो तो ये होगा डाइवर्जेंस। और इसे अगर आप बिना किसी के साथ लिख रहे हो, क्रॉस के साथ लिख रहे हो, तो इसे पढ़ेंगे सी से क्रॉस और सी से कर्ल। ये हो गया ग्रेडियंट, ये हो गया डाइवर्जेंस, ये हो गया कर्ल। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल कुछ नहीं होता, कोई फंक्शन दिया होगा, उस पर डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करने का तरीका होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि डेल जो है वो एक ऑपरेटर है, और डेल को डेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब बनता है डेल स्क्वायर, जिसे कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। डेल स्क्वायर को क्या रखेंगे, लाप्लासियन ऑपरेटर भी कहते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। वो डॉट प्रोडक्ट से मिल जाता है आपको। इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, डेल, ये वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट कर दो डेल फाई के साथ। डेल फाई कैसे देखो पढ़ते क्या है, इसे पढ़ते हैं ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। अगर कभी आपको ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस देखने को मिले, अगर कभी आपको ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस देखने को मिले, तो भाई साहब वो भी लाप्लासियन ऑपरेटर का ही एक फॉर्म है, और कुछ कोई चीज़ नहीं है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये आपका डेल टू ओवर डेल एक्स टू, स्केलर आएगा, ऑब्वियस की बात आएगा। नहीं समझ में आता आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले डेल की वैल्यू लिखिए, डेल ओवर डेल एक्स, एक्स कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई, वाई कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड, जेड कैप, डॉट प्रोडक्ट। इसको लिखो, कैसे लिखेंगे, डेल फाई ओवर डेल एक्स, एक्स कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई, जेड, वाई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड, जेड कैप, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के एक्स में, वाई की वाई में, जेड की जेड में, वाई की वाई में, और जेड की जेड में। बच्चों को बताए तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, डेल टू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू ओवर डेल वाई टू प्लस डेल टू ओवर डेल जेड टू, और फाई ले लिया मैंने कॉमन, जो होती है डेल ऑपरेटर की वैल्यू, ठीक। इतना हमें याद रखना। अब बात करते हैं यही ग्रेडियंट का फॉर्मूला, यही डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, यही कर्व का फॉर्मूला
अगर हम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं, देखो जो हम पढ़ रहे हैं ये बच्चों को समझाने के लिए इजी वे में हम कार्टेशियन में ही समझाते हैं, तो हमने जो भी फॉर्मूले पढ़ाया अभी वो कार्टेशियन के थे। अगर इन्हीं को मैं बात करूँ कि भाई ये स्फेरिकल पोलर में कैसे होंगे, तो यही फॉर्मूले कैसे होंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो हम समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उसके लिए आप समझते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ लेंथ एलिमेंट की जरूरत होगी ना, लेंथ एलिमेंट अच्छे से याद होना चाहिए। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसकी, और फिर सब कंप्लीट हो जाएगा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस का। देखते हैं इसकी कंट्री में। तो सबसे पहले आपको लेंथ एलिमेंट पता होना चाहिए तीनों के। लेंथ एलिमेंट नहीं पता है तो भैया काम नहीं चलेगा, लेंथ एलिमेंट पता होना चाहिए। तो पहला लेंथ एलिमेंट कार्टेशियन में कितना होता है, वो होता है डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप, ठीक। दूसरा लेंथ एलिमेंट जो होता है वो होता है स्फेरिकल में कितना होता है, स्फेरिकल में लेंथ एलिमेंट कितना होता है, ये हो गया कार्टेशियन में लेंथ एलिमेंट। अब आएगा स्फेरिकल में लेंथ एलिमेंट कितना होता है, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ठीक है। उसके बाद करते हैं, ये हो गया स्फेरिकल में। हमारा सिलेंड्रिकल में कितना होता है, डी एल बराबर कितना होता है, डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप, ये होता है आपका सिलेंड्रिकल में। तो ये आपको याद होने चाहिए, है ना। डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप, डी एल की डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, और आपको डी एल की वैल्यू बनती है डी आर आर कैप प्लस आर डी फाई कैप प्लस डी जेड जेड, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं क्या ट्रिक है जो हम करने का सकते हैं। पहले हम एक चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम जनरेट कर सकते हैं फॉर्मूला। फिर चार्ट बनाएंगे, ये चार्ट, तो यहाँ पर चार्ट में बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा ले रहे हैं वो यहाँ लिखा जाएगा, और फिर आते हैं आपके U1 U2 U3 H1 H2 U1 U2 U3 आ गए यहाँ पर, H1 H2 H3 आ गए। अब बात करते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन की। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या आएगा, कार्टेशियन, और दूसरा आता है स्फेरिकल, फिर आता है सिलेंड्रिकल। तो H को कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं, H को कहते हैं कोफिशिएंट। देखेंगे dx का कोफिशिएंट क्या है, एक, देखेंगे dy का कोफिशिएंट क्या है, एक, dy का कोफिशिएंट क्या है, एक। ये जो कोफिशिएंट है कार्टेशियन में सब एक 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 हैं, ये एक 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 है, देखिए, ठीक है। स्फेरिकल में क्या है, dr के आगे क्या लिखा हुआ है, एक, बिल्कुल सही है। और टी थीटा के आगे लिखा हुआ है r, यहाँ लिखेंगे r, और डी फाई का आगे लिखा हुआ r साइन थीटा, लिखेंगे r साइन थीटा, ठीक। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कितना है, dr कोफिशिएंट कितना है, एक, यहाँ कितना कोफिशिएंट है, यहाँ r, और यहाँ कितना कोफिशिएंट है इसके आगे, dz के आगे एक, यहाँ लिख दिया, ठीक। और यहाँ पर लिखे जाएंगे कि वो जो मैं आप शुरू से बोलता हूँ किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिक एलिमेंट क्या हैं, यूनिटरी एलिमेंट के बेसिक एलिमेंट क्या है वो लिखेंगे। तो कार्टेशियन में होता है एक्स वाई जेड, स्फेरिकल में होता है आर थीटा फाई, और सिलेंड्रिकल में होता है आर फाई जेड। ये चीज़ अगर आप याद कर सकते हैं तो ये समझ लीजिए आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और लाप्लाशियन ऑपरेटर जैसे बड़े बड़े फॉर्मूले बिल्कुल 2 मिनट में याद हो जाएंगे। जैसे आपको सारे पैरामीटर याद होने चाहिए बराबर में। जैसे मैंने आपको बताया लेंथ एलिमेंट तीनों को याद होना चाहिए। लेंथ एलिमेंट कार्टेशियन में क्या है, लेंथ एलिमेंट कार्टेशियन में क्या है, डी एल इक्वल टू डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। वैसे अगर लेंथ एलिमेंट देखें स्फेरिकल में क्या है, लेंथ स्फेरिकल में क्या है, स्फेरिकल में है
डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा कैप प्लस आर डी फाई पाई कैप। वैसे अगर सिलेंड्रिकल में देखो तो कितना है, डी आर आर कैप प्लस आर डी फाई पाई कैप प्लस डी आर जेड कैप। फिर इसमें क्या करना है, आपको चार्ट बनाना है कार्टेशियन के लिए स्फेरिकल, कार्टेशियन के लिए स्फेरिकल के लिए सिलेंड्रिकल के लिए। फिर इसमें U1 U2 U3 क्या है, बेसिक एलिमेंट रखे जाएंगे, जैसे कार्टेशियन में XY Z होते हैं, स्फेरिकल में R थीटा फाई होते हैं और सिलेंड्रिकल में R फाई जेड होते हैं। तो हल्की सी बात थी। अब बात करते हैं H1 H2 H3 क्या होते हैं। H1 H2 H3 होते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट होते हैं H1 H2 H3। तो पहले कार्टेशियन में सब 1 1 होते हैं, स्फेरिकल में होते हैं 1 R और R sin थीटा और सिलेंड्रिकल में होते हैं 1 R1। ठीक, अब बात करते हैं कैसे हम इससे ग्रेडियंट लिखते हैं, कैसे डाइवर्जेंस लिखते हैं और कैसे कर्व लिखते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लेंगे, फिर आपको वैल्यू रख के बताएंगे हम बाद में। पहले आप ये नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इससे कैसे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्व लिखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्व लिखते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला आता है ग्रेडियंट का। ठीक, सबसे पहला फॉर्मूला आता है ग्रेडियंट का, GRADIENT ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट लिखने का तरीका क्या होता है, डेल लिखा और आगे फंक्शन लिख दिया फाई। लिखने का तरीका क्या होता है, आपको लिखना 1/h1 डेल ओवर डेल U1। और ये जो E1 कैप है इसे कहते हैं, ये यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो आप इसे अभी लिखना तो चलो लिख लीजिए 1/h2 डेल ओवर डेल U2 E2 कैप प्लस 1/h3 डेल ओवर डेल U3 E3 कैप। ये तो ग्रेडियंट का तरीका होता है। आप इसमें सिर्फ H1 और U1 की वैल्यू रखेंगे और यहीं से आपको पता चल जाएगा H1 और U1 की वैल्यू रखते हैं कि उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कि उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर्मूला क्या है ग्रेडियंट, ये आपका ग्रेडियंट फॉर्मूला है। नंबर 2 आता है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का तरीका क्या है, डेल डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए का होगा ना डाइवर्जेंस। क्या होता है 1/h1 h2 h3 डेल ओवर डेल U1 h2 h3। याद रखेंगे ते ही सारा शुरू में 2 से स्टार्ट है ना, h2 h3। और यहाँ पे लिखेंगे पहला कोफिशिएंट AU1, ठीक, या ए का पहला टुकड़ा AX कह लो। लेकिन मैं AX इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सिर्फ कार्टेशियन की बात नहीं चल रही है। जब कार्टेशियन की बात नहीं चल रही है तो मैं सिर्फ AX नहीं कह सकता, तो मैं कह रहा हूँ AU1, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, प्लस डेल ओवर डेल U2 H3 H1 H3 H1 आएगा AU2। फिर आएगा डेल ओवर डेल U3, तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा H1 H2। देखो H2 H3 हो गया, 2 के बाद 3 आ गया है ना, H2 H3 हो गया, 2 के बाद 3 आ गया, फिर 3 के बाद 1 आ गया और 1 के बाद 2 आएगा, H1 H2 आ गया और फिर यहाँ पे लिखेंगे AU3। तो ये होता है आपका डाइवर्जेंस का फॉर्मूला है। 23 31 12 सुना हुआ है 23 31। काफ़ी जगह आपको देखने मिलेगा। तीसरा होता है कर्ल। कर्ल का बहुत सुंदर फॉर्मूला है, आपको लिखना है डेल, फिर लगाना है क्रॉस। एक ये हो गया डेल क्रॉस है। डेल क्रॉस का फॉर्मूला कितना होता है 1/h1 h2 h3 और बनानी है मैट्रिक्स। कर्ल में होती है मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है H1 और लिखना है E1 कैप, यहाँ लिखना है H2, यहाँ लिखना है E2 कैप, यहाँ लिखना है S3, यहाँ लिखना है E3 कैप, ठीक है। उसके बाद यहाँ करेंगे डेल ओवर डेल U1 डेल ओवर डेल U2 डेल ओवर डेल U3। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे H1 AU1 H2 AU2 H3 AU3। एक समस्या जो मेरे पास उस ज़माने में आती थी वही मैं आप लोगों के सोचता हूँ, शायद आपके पास गया। आप लोग ये कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे तो भाई यहाँ पर जो फंक्शन लिया है सबके लिए सेम लिया है 5 5 5, और यहाँ पर अलग अलग क्यों ले रहे हैं AU1 AU2। तो भाई साहब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये लोग वेक्टर हैं तो वेक्टर के अपने कंपोनेंट होते हैं AX AY AZ, इसलिए यहाँ पर अलग अलग टुकड़े लिखे गए हैं और यहाँ पर जो है सिंगल फाइल लिखा गया क्योंकि स्केलर फंक्शन है ना। तो ये याद रखेंगे कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला ये होता है, मैं भी आपको रख के दिखाऊंगा। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला ये होता है और कर्ल का फॉर्मूला ये होता है। एक होता है लाप्लाशियन ऑपरेटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना याद रखेंगे और मैं इसे मिटाने वाला हूँ और लाप्लाशियन ऑपरेटर लिखता हूँ सबसे ऊपर, ठीक है। लाप्लाशियन ऑपरेटर का फॉर्मूला बहुत अच्छा है, देखेंगे पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा है लाप्लाशियन ऑपरेटर।
लाप्लाशियन ऑपरेटर। लाप्लाशियन ऑपरेटर क्या लिखोगे, डेल स्क्वायर लिखेंगे, डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका है, उसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले आप लिखेंगे, पहले इसमें मिटा देते हैं। लाप्लाशियन ऑपरेटर को लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है वन अपॉन H1 H2 H3, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है डेल ओवर डेल U1 फिर से कर H2 H3 अपॉन H1 डेल ओवर डेल U1, ठीक। और यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो आ जाएगा प्लस डेल ओवर डेल U2 H3 H1 अपॉन H2 डेल ओवर डेल U2 प्लस ऐसे हैं डेल ओवर डेल U3 H1 H2 अपॉन H3 डेल ओवर डेल U3। तो ये आपका होता है लाप्लाशियन ऑपरेटर। ये देखने में अभी शायद आपको इजी लग रहा है, जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो वो जो फॉर्मूला था वो याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए हम इसे इससे कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट करें। यहाँ भी 23, 31, 12 है और नीचे 1, 2, 3 है, तो बहुत ईजी है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसे अभी यहीं रहने देते हैं और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पर H1 H2 H3 और U1 U2 U3 की वैल्यू रखने के बाद ये किस तरह से ये फॉर्मूले अपने आप ही ग्रेडियंट के तीनों सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएंगे और तीनों सिस्टम में डाइवर्जेंस के 3 सिस्टम कन्वर्ट, मतलब 4 है नहीं, 4 कार्टेशियन में हो गए और 4 स्फेरिकल में हो गए और 4 सिलेंड्रिकल में, 4 कार्टेशियन में हो गए और 4 स्फेरिकल में हो गए, 4 सिलेंड्रिकल में हो गए, ठीक। तो 4 4 4 9 4 12 फॉर्मूले हैं जो याद करने बहुत ही डिफिकल्ट थे, इसलिए ट्रिक बनाई गई है। इस ट्रिक को अगर आप समझ गए होंगे तो वो बड़े फॉर्मूले जो हम कल बताएंगे आपको कि कैसे निकलेंगे इन पर वैल्यू रख के, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आई होप आपको समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आया। तो आज एक बार समराइज कर देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समराइज में सबसे पहले हमने पढ़ा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। आज हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की नीड क्यों होती है और क्यों जरूरत पड़ी कोऑर्डिनेट सिस्टम को नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को इजाद करने की। फिर हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि तीनों टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके लेंथ एलिमेंट क्या होते हैं, सरफेस एलिमेंट क्या होते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होते हैं। फिर हमने ग्रेडियंट पढ़ा, कर्ल पढ़ा और डाइवर्जेंस पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि अगर हमें कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक चाहिए कि हम तीनों के ग्रेडियंट का फॉर्मूला, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, कर्ल का फॉर्मूला याद कर पाएँ, वो ट्रिक क्या होगी, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी। और अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे ये फॉर्मूले कन्वर्ट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।